तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करूंगा मालवा के अभियान से कि 1305 में मालवा के ऊपर दोबारा अटैक करता है। इसी से लेकर सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, क्लियर है जी। उसका दक्षिण भारत अभियान चला और उसके बाद आगे से खत्म कर दूंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नो सर, समस्या नो सर, स्टार्ट करूं यस सर, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 1305 में इसने मालवा के ऊपर अटैक किया, 1305 में इसने मालवा पर अटैक किया, मालवा पर अटैक किया था। लेकिन मालवा के ऊपर किया गया ये अटैक वास्तविकता में मालवा के ऊपर की गई लूट थी, वास्तविकता में यह मालवा पर की गई लूट थी, वास्तविकता में यह मालवा पर की गई लूट थी, मालवा पर की गई लूट थी, की गई लूट थी, क्लियर जी हाँ। अगर मैं बात करूं सर मालवा के ऊपर ये जो लूट चला हमने देख ली, इसके अलावा अगर सर मालवा के बारे में बताना चाहें, मालवा के बारे में अगर हम बताना चाहें सर मालवा के ऊपर तो एक अटैक पहले भी हो गया था, हाँ भाई 1292 में मालवा पर पहला अटैक हुआ था, मालवा पर प्रथम अटैक हुआ था, ठीक है भाई, क्लियर याद रखना। और अब की बार जो हुआ है प्रथम अटैक हुआ था और ये अटैक किसके अगेंस्ट था, मालवा पर प्रथम अटैक हुआ था और यह किसके अगेंस्ट था, किसके विरोध में था सर, यह मंगोलों के विरोध में था, मंगोलों के विरुद्ध था ये अटैक, किसके विरुद्ध था, मंगोलों, जी हाँ, बहुत इजी था, कोई करनी थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आता 1308, ठीक है, 1308, 1308 के अंदर आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एक चीज याद रखोगे सिवाना फोर्ट के ऊपर इसका अटैक हुआ, सिवाना दुर्ग पर अटैक, सिवाना दुर्ग पर अटैक, सिवाना दुर्ग का जो अटैक था वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है। सिवाना दुर्ग है कहां पे सर, ये जो सिवाना दुर्ग है सर बाड़मेर में है, बाड़मेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, बाड़मेर राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम भाई यहाँ पे देखते हैं 1305, 1308 और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है 1308 और 9 से दक्षिण भारत अभियान, 1308 एंड 9 से दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान। अब ये जो दक्षिण भारत अभियान था मेरे भाई ये बहुत जरूरी था, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया एक्सपीडिशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना दिस इज नोन एज साउथ इंडिया एक्सपीडिशन, साउथ इंडिया एक्सपीडिशन, साउथ इंडिया एक्सपीडिशन इसको बोला जाता है और बहुत फेमस है। रीजन क्या था कि इस युद्ध पर जाने वाला जो सेनापति था इसका वो कौन था सर, दक्षिण भारत अभियान को जो चलाने वाला सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि कफूर आज क्या बना है खाने में, सुल्तान शाही गोश्त, अगर इतना कुछ बना है खाने में तो हम खौफ क्यों खाएं अलाउद्दीन खिलजी का डायलॉग है, ठीक है। मलिक कफूर बेसिकली उसका गुलाम था। मलिक कफूर के बारे में कहा जाता है कि इसके बहुत सारे उपनाम थे, इसके बहुत सारे उपनाम थे, जैसे इसको मलिक मणि बोला करते थे, मलिक मणि, इसके अलावा हजार दिनारी, हजार दिनारी, इसके अलावा सिपह सलार मलिक, ठीक है, सिपह सलार मलिक कफूर, ये सब चीज इसके लिए बोली जाती थी, ये सभी चीज इसके लिए बोली जाती थी। एंड आई होप आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और आपको ये चीज याद होगी भी, ठीक है। चलिए कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए इसके बाद, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। इसके बाद एक और चीज, कुछ बच्चे होते हैं जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है, वो कह रहा है सर देवगिरी को भी तो लूटा था इसने, बेटा देवगिरी एक बार तो इसने लूटी थी 1296 में, ठीक है, और एक बार जो देवगिरी इसने लूटी थी वो यहाँ पे देवगिरी लूटी थी, लेकिन वो क्योंकि स्पेसिफिक नहीं था इतना ज्यादा तो मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो। 1306 और 7 में इसने देवगिरी की लूट भी की थी, देवगिरी लूट, देवगिरी लूट, देवगिरी की लूट भी की थी, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा बताया दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1308 में सिवाना दुर्ग आपको देखने को मिलता है, राजस्थान में इसका अटैक था। 1308 में दक्षिण भारत अभियान साउथ इंडिया पे इसका अटैक था और इसी के अंदर इसका एक बार इसी अभियान के अंदर 1309 में इसका एक अटैक हुआ, वो हुआ वारंगल पर, वारंगल पर, वारंगल कहां पे सर, वर्तमान तेलंगाना वारंगल है, तेलंगाना में वर्तमान जो स्थान है उसको वारंगल जो था वो तेलंगाना के नाम से वर्तमान में जाना जाने लगा है, तो वारंगल के ऊपर यहाँ पे अटैक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ काकातीय वंश का शासन था, काकातीय वंश का शासन था और यहाँ काकातीय वंश के साथ साथ एक रूलर है प्रताप रुद्रदेव, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ वारंगल पे काकातीय वंश का शासन था, काकातीय वंश, और काकातीय वंश पे एक शासक हुआ करता था रुद्रदेव, रुद्रदेव, तो रुद्रदेव बेसिकली इस युद्ध में बैटल किया था रुद्रदेव ने, तो दैट वाज वर्सेस मलिक कफूर, मलिक कफूर, तो इसके अंदर मलिक कफूर वॉन द बैटल, उसने युद्ध जीता और इस युद्ध के जीतने के साथ साथ उसने यहाँ से कोहिनूर प्राप्त किया, उसने यहाँ से काकातीय वंश के रुद्रदेव से, पूरा नाम था प्रताप रुद्रदेव, बेटा ये मिस्टेक मत करना जो भी मैंने की, यहाँ प्रताप नहीं लिखा, प्रताप लिखना जरूरी है, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। चलो तो कोहिनूर प्राप्त किया, कोहिनूर की प्राप्ति की और कोहिनूर की जो प्राप्ति इसको हुई थी उस चीज को इसने मलिक कफूर को गिफ्ट दे दिया, कोहिनूर की प्राप्ति को गिफ्ट, कोहिनूर की प्राप्ति को गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया, किसको दे दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि हर नायाब चीज पर अगर किसी का अधिकार है तो वो अलाउद्दीन का, यार ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया गया, क्लियर जी। सर देवगिरी को लूट आपने 1296 में बताया था, जी हाँ बेटा मैंने बताया था 1296 में देवगिरी पर लूट हुई है, लेकिन ये देवगिरी की, ठीक है, अगर लूट के हिसाब से बात करूं राजा बनने के बाद ये पहली लूट थी, इसके बाद 1308 और 9 में दूसरी लूट हुई है, तो आप देखना चाहें तो ये देवगिरी की लूट थी आफ्टर बिकेम किंग, आफ्टर बिकेम किंग, ठीक है बेटा, ये भी दो हिस्सों में हुई थी, एक हुई थी 6-7 में, एक हुई थी 8-9 में, लिख लेना कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपको इंपोर्टेंट चीजें इस बैटल्स के अंदर देखने को मिल जाती है, ये कुछ इंपोर्टेंट बैटल्स हैं जो आपको इवेंचुअली याद रखनी है, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 1309 में मदुरै पे भी अटैक किया था इसने, तेलंगाना के बाद क्या लिखा है सर, बेटा काकातीय वंश लिखा है, काकातीय वंश, KAKATIAY, काकातीय वंश। पवन मैंने देख लिया बेटा, टेक्निकल इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व कराया जा रहा है। आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टैंडेड दिस एंड यू ऑल हैड नोटेड इट डाउन। उम्मीद करता हूं आपने सभी ने ये चीज लिखी होंगी और आपने सभी ने ये चीज समझ ली भी होंगी। अगर किसी को कोई परेशानी है तो बता दो, वरना मैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, क्लियर है जी। होप ये जालोर है कहां पे सर, राजस्थान में है, तो ये इसका राजस्थान का प्रमुख अभियानों में से एक है, राजस्थान के प्रमुख अभियानों में से एक है, ये प्रमुख अभियानों में से एक है अभियान। पहले राजस्थान पुलिस के कहां अभियान हुए थे सर, 1301 में हुआ था रणथंभौर पे, 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ पे सर, 1308 में हुआ था थाना दुर्ग पर हुआ था और 1311 में जालोर पर हुआ था, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। आफ्टर दिस एक चीज अलाउद्दीन के बारे में याद रखना, ये जो बंदा मैंने बताया ये वाला, ये मैंने इंडिकेट किया, दिस इज मलिक कफूर, ये दक्षिण भारत का इसका सेनापति हुआ करता था और हिज नेम वाज मलिक कफूर, ठीक है, कफूर, मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपीडिशंस वर रजिस्टर्ड इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, ये चीज मैंने लिख लिया। अलाउद्दीन खिलजी ही वो राजा है जिसको ये संज्ञा दी जाती है कि उसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ चुकी है, आई होप कि आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद
ठीक है। इसके बाद में जैसे आपको ये मैप है, आप जानते हो कि मैं इंडिया का वो मैप बनाता हूँ जिसको बेसिकली एस्ट्रोनॉमर जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले मुझे ढूंढ रहे होते हैं, ये सब वाह क्या मुजस्सिमा बनाया है आपने, ठीक है। तो वो एक मुजस्सिमा देख लीजिए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ काफी कुछ चीजें। ये देखो मुजस्सिमा, ठीक है भाई। चलो क्या मुजस्सिमा बनाया है सर आपने, तो वो मुजस्सिमा की ही चलो सर क्या ये हमें बनाना है, थोड़ा सा खराब उस टाइम पे जो इंडिया हुआ करता था यहाँ से फैला हुआ था यहाँ तक, ठीक है। चलो ये यहाँ पे भी काफी सारा एरिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आता है। मैं आपको बताता हूँ ये एरिया जो था अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जो एरिया था उसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से ऐसे ये जो पोर्शन था पूरा ये अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी थी पूरी, जो चीज मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ से केरल बचा हुआ है बस, पूरा मदुरई वगैरह इधर यहाँ से, ठीक है। चलो इस तरीके से करके ये अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी थी, ये हम मैक्सिमम मैक्सिमम खिलजी वंश में मैक्सिमम साम्राज्य, खिलजी वंश में मैक्सिमम साम्राज्य। खिलजी छोड़ो, अब तक की जो दिल्ली सल्तनत चल रही है ना उसमें मैक्सिमम साम्राज्य ही इसके पास था। दिस वाज द मैक्सिमम रीजन मतलब एरिया, तो मैक्सिमम रीजन जो था वो इसी के पास था। जो बच्चे कह रहे थे इंग्लिश में पढ़ाऊं बेटा, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। प्लीज कीप योर माइंड साइलेंट। एंड इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार, प्रमुख सुधार या फिर प्रमुख कार्य, या फिर प्रमुख कार्य। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंपोर्टेंट वर्क्स एंड रिफॉर्म्स, इंपोर्टेंट वर्क्स एंड रिफॉर्म्स, वर्क्स एंड रिफॉर्म्स, इंपोर्टेंट वर्क्स एंड रिफॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इंपोर्टेंट वर्क्स एंड रिफॉर्म्स लिखेंगे, अंडरस्टैंड इट वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर याद रखना इसमें दो प्रकार के सुधार कराए थे। सबसे पहले आप देखेंगे सैन्य सुधार जिसको हम कहते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिटरी रिफॉर्म्स, मिलिटरी रिफॉर्म्स, अंडरस्टैंड। द सेकंड इज कॉल्ड एज, ठीक है, मार्केट के रिफॉर्म थे, मार्केट रिफॉर्म, मार्केट सुधार, ये इसको आर्थिक सुधार के नाम से भी जान सकते हैं, आर्थिक सुधार के नाम से भी जान सकते हैं। इकोनॉमिकल रिफॉर्म और मार्केट रिफॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज नाम के बच्चे देखो बाबू, जिस तरीके से आपने मुझे लिखकर, ठीक है, आप मुझे कुछ संज्ञा देना चाह रहे हैं जो वास्तविकता में गलत है, आपको इस तरीके से मुझसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अनुज मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और अगर आप लिख के मुझे उल्टा सीधा कहना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, बेटा आपको खुली छूट है, ठीक है। आप मुझे जो कहना चाहते हो बेटा कहिए आराम से, कोई समस्या नहीं। आपके जैसे बच्चों को देखकर ही मुझे पता लगता है कि हाँ वास्तविकता में भारत में भी पढ़ा पीछे है, ठीक है। अगर सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे फिर आप कहाँ से इसी माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो भाई फिर बहुत मुश्किल है आपके द्वारा कोई भी सिलेक्शन पकड़ पाना। सिलेक्शन के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है त्याग, तो त्याग होता है ईगो का, तो त्याग होता है अपने अंदर जो हमारे अंदर छोटी छोटी वो चीजें होती है ना जो आपको दिखाती है कि मैं सर्वोच्च हूँ और मेरे द्वारा की गई चीजें बिल्कुल सही हैं, ठीक है भाई। जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहली बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई हैड रिटन दिस मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। बच्चे कोई आया और किसी ने मुझे कहा छोड़ो कोई बर्बाद हो गया मैंने पर्सनली आपसे कहा था बाबू आने के लिए, ठीक है। तो जरूर वहां चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग चीजें करा रहा है, क्योंकि हमें आप में से किसी के अकॉर्डिंग 3300 कुछ बच्चे लाए हैं अभी क्लास में। अच्छा लगा मुझे आपने मुझे पूछा, वास्तविकता में मुझे अच्छी अनुभूति हुई, ठीक है। ठीक है, आपको मैं अच्छा लगा, दैट्स गुड थिंग, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। चलो बात करते हैं सही की, तो इसके द्वारा किए गए सुधारों की बात करते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स और आर्थिक रिफॉर्म्स, ठीक है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसके बारे में थोड़ी दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसने क्या किया सर, इसने साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद नीति के ऊपर ध्यान दिया, साम्राज्यवाद नीति के ऊपर ध्यान दिया। दिस इज कॉल्ड सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड सोशल पॉलिसी। एक सोशल पॉलिसी होती है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब सोशल पॉलिसी के ऊपर अगर मैं बात करूँ, बेटा आपको सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्लास में सॉरी सब नहीं करता, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे पढ़ते रहिए, नहीं लगता था सकते, ठीक है। तो यहाँ सोशल पॉलिसी की बात करते हैं। आपसे मेरा कोई मनोकामना नहीं, आप दोबारा भी कमेंट करोगे, मैं बड़े प्यार से जवाब दूंगा, जैसे सपोर्ट इजी होगा। साम्राज्यवाद नीति की बात करता हूँ, सोशल पॉलिसी क्या होती है, इसमें मार्केट की कीमतों को, मार्केट की वस्तु की कीमतों की, वस्तु की कीमत निर्धारण जो करेगा, वस्तु की कीमत निर्धारण, ये मैंने मिलिट्री में लिख दिया, कोई बात नहीं, ये चीज मिलिट्री में नहीं बेटा, ये चीज मार्केट वाली थी, कोई बात नहीं। साम्राज्यवाद नीति, सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, मार्केट में वस्तु की कीमत का निर्धारण, मार्केट में वस्तु की कीमत सुल्तान निर्धारित करेगा, वस्तु की कीमत सुल्तान निर्धारित करेगा, सुल्तान निर्धारित करेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स का माना जाता है कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इसने क्या कहा कि मार्केट में जो भी सामान बिकेगा उसको मैं करूंगा, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा कि हमारी इसकी कीमत इतनी रहेगी, इसकी कीमत इतनी रहेगी, अंडरस्टैंड। दूसरी चीज के अंदर आपको ये समझनी होगी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप ये समझिए बेटा, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि एक विभाग बनाया गया इसके बाद, दीवानी राजस्व, ठीक है, बेसिकली विभाग, विभाग बोलते हैं, दो डिपार्टमेंट्स इसने बनाए, दीवानी मुश्तखराज, दीवानी मुश्तखराज, दीवानी मुश्तखराज, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़े दीवानी मुश्तखराज, दीवानी मुश्तखराज ही लिखा जाए, ठीक है। और दीवानी रियासत, दीवानी रियासत या राजस्व लिख लीजिए, दीवानी राजस्व, दोनों ही काम ये तो दीवानी मुश्तखराज क्या था, सिर्फ मार्केट कंट्रोल सिस्टम था। ये क्या था, यही था, ये था मार्केट कंट्रोल सिस्टम। मार्केट के अंदर किस तरीके से महंगे चले, मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाने के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, मार्केट नियंत्रण, मार्केट नियंत्रण, मार्केट नियंत्रण के लिए था। और दीवानी राजस्व जो था वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सही पैसे वगैरह को निर्धारण के लिए था, पैसा निर्धारण के लिए कि कौन कहां पे पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली, अगर अलग शब्दों में कहें तो ये इसके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य थे, और भी हैं आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, लाइन बाय लाइन नोट करना है, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स में बात करें तो इसके द्वारा कुछ चीजें स्टार्ट की गई थी, जैसे इसने घोड़ों के लिए दाग प्रथा का सिस्टम चलाया, हॉर्सेस के लिए दाग प्रथा, घोड़ों के लिए दाग प्रथा, मार्क सिस्टम फॉर हॉर्सेस, मार्क सिस्टम फॉर हॉर्सेस। ये क्यों चलाया गया, ताकि युद्ध में ये अपने ही घोड़ों को ना मार दे। पता लग रहा है कि युद्ध चल रहा था उसमें अपने घोड़े मार दिए, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं लगा था किसका हॉर्स कौन सा है। उसने एक दाग प्रथा चलाई कि घोड़ों के ऊपर एक निशान रहेगा जिससे मैं पता लगा पाऊं कि हमारे घोड़े कौन से हैं। दूसरा, इसने आर्मी का जो है ड्रेसिंग सेंस बनाया, ठीक है, यानी इसने सबसे पहले हुलिया प्रथा भी चलाई। हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा क्या थी सर, ये थी आर्मी यूनिफॉर्म सिस्टम,
आर्मी यूनिफॉर्म सिस्टम, आर्मी यूनिफॉर्म सिस्टम, आर्मी का यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि जिसके अंदर सैनिक लड़ रहा है, जो सैनिक लड़ रहा है पता लगता है कि भाई किसी तरफ से लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सैनिक मेरी तरफ से लड़ रहा था लेकिन वो दूसरे जैसा मुझे लगने लगा तो मैंने उसको मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। इसमें आर्मी का यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया। तो दिस इसके बाद हम तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, तीसरी चीज भाई हम यहाँ देखते हैं कि इसमें वेतनभोगी सेना रखी, वेतनभोगी तथा स्थायी सेना, स्थायी सेना, परमानेंट एंड सैलरी बेस्ड आर्मी, परमानेंट एंड सैलरी बेस्ड आर्मी, सैलरी बेस्ड आर्मी। इसने जो सेना रखी थी उसको सैलरी मिलती थी और वो परमानेंट उसी के पास रहती थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है चलिए, चलिए तो वेतनभोगी तथा स्थायी सेना आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे कि ये दो तीन काम इसके द्वारा इंपॉर्टेंट कराए। क्लियर, अब अगर इसे आर्थिक सुधार और मार्केट सुधार की बात करूं तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो भाई इतने ही है, सीनियर सुधार इसके यही है, ये आपको 3-4 याद रख लेते हैं, डजंट मैटर, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर साम्राज्यवाद नीति के बारे में बात करूं, आर्थिक सुधार, मार्केट सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करूं, ये और भी है, इनको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिकल रिफॉर्म, इन रिफॉर्म्स के बारे में बात करूं तो एक दो आपको और देखने को मिलता है, जैसे एक रिफॉर्म है वो लिख लो। ठीक है, चलिए वो लिख लो बड़े ध्यान से। वो क्या है सर, इसमें दो नए टैक्स लगाए, इसमें टू न्यू टैक्सेस इंपोज किए। यहाँ जगह है तो आ जाएगा तो लिख दूंगा, आगे वाले पेज पे आपको नोट सेक्शन दिखेगा। इसमें क्या किया सर, टू न्यू टैक्सेस इसमें इंपोज किए थे, टू न्यू टैक्सेस, दो नए टैक्सेस इसके द्वारा लाए गए। अभी टू न्यू टैक्सेस जो थे मेरे भाई, इनको समझो क्या थे सर। ये दो नए टैक्सेस इसके पास क्या थे, सो उनको बोला जाता है घराई और चराई टैक्स, घराई एंड चराई टैक्स। स्पेलिंग यही है, GHRAI, GHRAI एंड CHRAI। घराई और चराई टैक्स है। घराई टैक्स उस पे लगता था जो व्यक्ति घर में रह रहा है। ठीक है चलिए, और चराई टैक्स वो था जो बेसिकली जो पशु रखता है उसके ऊपर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हाउस टैक्स, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री टैक्स। क्लियर जी, क्लियर चलिए, क्लियर आप इसको लिखना बेटा, यशांक और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है चलिए, जितने इसको नोट कर लो जो चीज बताई एग्जाम में पूछा। क्लियर नहीं, आगे बढ़ो। एक चीज और आपको समझ लेंगे, इसको छोटा करके लिखवा देता हूँ, वो चीज समझ जाओगे शायद। ठीक है चलो, ठीक है चलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ही आती है वो चीज बेसिकली, वो देख लेना आप यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट है, भूमि को नापने के लिए और टैक्स लगाने के लिए इसने एक नया सिस्टम चलाया। जैसे आप हो, आप अगर बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपकी जमीन को नापने आता है। जी हाँ, किसमें नापता है, हमारे एरिया में गट्ठों में नाप के रहता है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं मेरठ से, बुलंदशहर से, बीच का एरिया है मेरठ और बुलंदशहर के बीच में। तो हमारे यहाँ जो जमीन आती है वो गट्ठों में आती है, कितनी गट्ठे जमीन है उसके हिसाब से फिर हम बीघा बनाते हैं। 100 गट्ठे मतलब 1 बीघा होता है अपने यहाँ। ठीक है, क्लियर है, 100 बीघा अपने यहाँ कितना होता है, 1 गट्ठे होता है। इसी तरीके से इसके हिसाब से अगर वो जमीन को नापना चाहे कोई कि तेरे पास कितनी जमीन है, तो उस चीज के लिए इसने भू मापन इकाई शुरू की थी। एक इसने भू मापन इकाई शुरू की, और जिस भू मापन इकाई को कहा जाता था बिस्वा प्रथा, बिस्वा प्रथा। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, पीसीएस का क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, कि यदि बिस्वा प्रथा के अनुसार किसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, बिस्वा प्रथा के अनुसार किसी पर टैक्स लगाया जाता था, मसाहत, इसमें एक टर्म आपको देखने को मिलता था, मसाहत, मसाहत। ठीक है, अगर किसी पर बिस्वा प्रथा का यूज करते हुए टैक्स लग रहा था, दैट वाज मसाहत। बिस्वा को बेटा इंग्लिश में बिस्वा ही बोलेंगे, एंड मसाहत इज कॉल्ड मसाहत। मसाहत नाम है, एक प्रथा का नाम है मसाहत। क्लियर, नोट हो गया, वेरी गुड, अगर आपके नोट हो गया। ठीक है चलिए, क्लियर जी, क्या क्लियर जी, आगे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल तरीके से मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। अंडरस्टैंड, देखो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था भाई, इसके सैन्य सुधार देखने को मिले थे, काफी सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। इसने पहले स्थायी सेना रखी, परमानेंट आर्मी, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट आर्मी देखने को मिली। सेम चीज रिवीजन करा रहा हूं जो अभी पीछे पढ़ा है। नगद वेतन देखने को मिला, यानी ये इन सबको क्या देता था, सैलरी देता था। ठीक है, हुलिया प्रथा किसके लिए थी, आर्मी के लिए थी। दाग प्रथा हॉर्सेस के लिए थी। क्लियर, अभी बताया था ये किसमें, मिलिट्री रिफॉर्म में। आर्थिक सुधार, अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर जोर दिया, टैक्स लगाए। ठीक है, दो नए प्रकार के टैक्स लगाए थे इसी के आधार पर, घराई लगाया, चराई लगाया। ठीक है, दो प्रकार के टैक्स लगाए। ठीक है, भूमि की पैमाइश नापने के लिए। ठीक है, लैंड मेजरमेंट यूनिट, दैट वाज बिस्बा, बिस्बा को जो यूज करते थे मसाहत। साम्राज्यवाद नीति यानी सोशल पॉलिसी लेकर आया। दो विभाग, दो डिपार्टमेंट खोले, दीवानी मुस्कुराहट, टैक्स कलेक्शन। ठीक है, दीवानी रियासत, दिस वाज इकोनॉमिक फाइनेंशियल कमीशन। करेक्ट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि यार मैं इतने अच्छे नोट्स खुद बनाए हैं मैंने, अगर तुम्हें ये लग रहा हो ना कि मेरे पास टाइपिस्ट की बहुत लंबी लाइन है, तो मैं आपको करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद भी जब आप नोट्स मांगते हो ना, तब बात होती है जब मैं इतने अच्छे नोट्स आपको दे रहा हूं, तो क्या समझ मिलेंगे, 100% मिलेंगे इंग्लिश में, पर मैं कह रहा हूं अंडरस्टैंड। यस, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट वो क्या है, अलाउद्दीन के समय की वास्तुकला, द आर्किटेक्चर इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, द आर्किटेक्चर इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग। क्लियर जी, सर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से एज रिलैक्सेशन मिलता है, एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंसी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल फीचर सेक्शन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 2019, जिसके तहत ये कहा गया आर्थिक रूप से पिछड़ा और कमजोर वर्ग को सभी सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण अतिरिक्त दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा। ठीक है चलिए, ईडब्ल्यूएस से एज रिलैक्सेशन मिलता है, नहीं मिलता, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, ये मेरी नोटिफिकेशन पढ़ना है आपको। ठीक है चलिए, सर आपके किसी को पता है क्या सर, ये जमियत, जमियत खाना है, जमियत खाना, जमियत खाना इसी ने बनवाया था, जमियत खाना। ठीक है चलो, ये चीज क्या है, ठीक है पहले इसको लिख लो, दिस इज हजार खंबा महल, दिस इज हजार खंबा महल। ठीक है क्लियर, दिस इज फोर्ट ऑफ सिरी, फोर्ट ऑफ सिरी यानी सिरी का किला, सिरी का किला। अंडरस्टैंड, दिस इज जमियत खाना, दिस इज हौज खास, ये हौज खास में फेमस है, हौज खास। हौज खास एक मेट्रो स्टेशन भी है, वहां पे ये देखने को मिलती है आपको, एक मस्जिद जैसी है हौज खास। जमियत खाना बेसिकली एक मॉस्क है, एक मस्जिद है। जमियत खाना एक मस्जिद है, हौज खास आपको देखने को मिला। ठीक है, चोर मीनार है, एक और नाम है चोर मीनार। ठीक, चोर मीनार भी इसी ने बनवाई थी, नेक्स्ट चोर मीनार। ठीक है, यही 5 नाम याद रखना, दैट विल बी एनफ फॉर यू। हजार खंबा, सिरी का किला, हौज खास, जमियत खाना, चोर मीनार। इसमें एक चीज याद रखना, जो सिरी का किला है वो कहां पे है, वो एट द रेट एक जगह है जो सिरी नाम से फेमस है, सिरी नाम से फेमस है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बसाया था। सिरी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, SIRI, सिरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने सिरी को अपनी राजधानी भी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को अपनी राजधानी बनाया, इसमें लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को अपनी राजधानी बनाया, सिरी को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है, ही मेड सिरी एज हिज कैपिटल, उसने सिरी को अपनी राजधानी बनाया।
ठीक है चलिए, ये लिखना है, हाँ बेटा लिखना है, क्यों नहीं लिखना? जीके के लिए बुक कौन सी बेस्ट है? मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट के बाद अगर आपको बुक की आवश्यकता पड़े तो फिर आपने कमी की है पढ़ने में। बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं करंट ऑप्शन क्या ऑल आर इन दिल्ली, सब दिल्ली में, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हौज क्लास बेटा सब कुछ दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर भी ऐसे देखो, जहां तक मुझे याद आता है इसको ऑल स्ट्रक्चर्स में, बाकी तो सब ठीक। अलाई था, अलाई अलाई दरवाजा लिख लो, अलाई मीनार लिख लो, ये ठीक है। अलाई मीनार सही है, अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई मीनार इसी के द्वारा बनवाई गई थी। अलाई मीनार भी और अलाई दरवाजा भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। अंडरस्टैंड? सिटी का ऑल आर इन दिल्ली, सभी हो गया नोट, शाबाश। राजीव नाम का लड़का मुझे बहुत सेट लग रहा है, आज फॉर्म में है ना, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस हम क्या पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। 1360 में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ का कभी कारण आपसे एग्जाम में नहीं पूछा था, देयर वाज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु से संबंधित कोई भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला, परंतु एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, इसकी डेथ के पीछे का रीजन जो बताए जाते हैं, रीजन कुछ बताए जाते हैं कि इसको स्लो पॉइजन किया गया, इसको स्लो पॉइजन दिया गया, ऐसा कहा जाता है कि इसको स्लो पॉइजन दिया गया। और ये स्लो पॉइजन किसने दिया? इसमें नाम आता है मलिक कफूर का। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि मलिक कफूर के द्वारा इसको स्लो पॉइजन दिया गया था, क्योंकि मलिक कफूर के मन में ख्वाहिश थी खुद को सुल्तान देखने की, वो ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई, बिल्कुल आपकी उस ख्वाहिश की तरह जो उनके साथ घूमने की थी। ठीक है चलिए, इसके बाद हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद इसका एक बेटा होता है, इसका एक बेटा होता है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका बेटा कौन है? सर मुबारक शाह खिलजी। इसके बेटे का नाम है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। वो गद्दी पर बैठता है, ही सैट ऑन द थ्रोन, वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है चलिए, ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठता है 1316 में, तो बेसिकली इसका विरोध कराया जाता है। 1316 से 20 तक बैठेगा, मैं बताता हूँ। इसका विरोध किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है, विरोध किसके द्वारा किया गया था सर? मलिक कफूर के द्वारा, मलिक कफूर के द्वारा, मलिक कफूर के द्वारा। बेसिकली मलिक कफूर का कहना था कि मुझे अगला सुल्तान बनाना चाहिए, और मलिक कफूर जबरदस्ती 1 महीने के लिए सुल्तान भी बना था। ये बेसिकली 1 माह के लिए सुल्तान भी बना था, 1 माह का सुल्तान, 1 माह का सुल्तान। अब मैं बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, देखो ये जो 1 माह का सुल्तान वाली बात है ना भाई, मैं खुद बता रहा हूँ पर्सनली, ये चीज मैंने कहीं नहीं की, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ये चीज कि ये 1 महीने का सुल्तान था, मैंने कहीं पर भी ये चीज नहीं पढ़ी, मैं खुद बता रहा हूँ पर्सनली। आई पर्सनली नेवर रीड दिस कि ये 1 महीने का सुल्तान रहा था, क्लियर। ऐसी प्रचलन में है, लोग कहते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि 1 महीने का सुल्तान था। अब मैं किसी को कह नहीं सकता कि मतलब यार वो गलत है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि वो कोई सुल्तान था। मैंने ये पता है कि इसका जो विरोध है, जैसे गद्दी पर बैठा मुबारक शाह खिलजी, इसका विरोध किया जाता है मलिक कफूर के द्वारा। और मुबारक शाह खिलजी आदेश दे देता है, आदेश दे देता है, आदेश देता है, किस चीज का आदेश देता है? मलिक कफूर के कत्ल के, मलिक कफूर के कत्ल के आदेश देता है। ये कत्ल के आदेश दिए जाते हैं, और मलिक कफूर के कत्ल के आदेश के आधार पर मलिक कफूर को खत्म कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से मलिक कफूर का खेल खत्म, पैसा हजम, मलिक कफूर का यहाँ पर काट दिया जाता है। इसको 1 महीने का सुल्तान कहा जाता है। मैं टीचर का नाम नहीं ले सकता, पर मैं ले देता कि उन टीचर ने ये बताया हुआ है, जबकि मुझे ऐसा कहना है कि भाई उनको हर चीज को अपडेट करना चाहिए कि 1 महीने का सुल्तान अगर है तो या तो वो बताएं, क्योंकि मैं काफी बुक्स पढ़ी मैंने, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि वो 1 महीने का सुल्तान था, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली नीडेड थिंग, दैट्स बेसिकली नीडेड थिंग, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाए तो उसके लिए शायद उन टीचरों ने सही लिखवाया हो, तो इस वजह से मैंने लिखवा दिया, इन केस अगर पूछा जाए लिख लेना। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, वो देख लेते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज तो सर वो महिलाओं की भांति वस्त्र पहना करता था, समझ रहे हो? महिलाओं की भांति वस्त्र पहना करता था, महिलाओं की भांति वस्त्र, महिलाओं की भांति वस्त्र पहना करता था, भांति वस्त्र। He wore his clothes like, he wore his clothes like, he wore his clothes like females, अंडरस्टैंड? वो महिला के वस्त्र पहना करता था। एक वस्त्र का मतलब तो समझते हैं ना, क्लोथ्स, वो फीमेल्स क्लोथिंग करता था। उसका ऐसा कहना था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली ही वाज नॉट अ मेल, ही वाज आल्सो नॉट अ फीमेल। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खलीफा में बहुत माना करता था, वो खलीफा में बहुत मानता था अलाउद्दीन खिलजी, इसका पापा। लेकिन ये कभी भी खलीफा में नहीं मानता था, ये खुद को ही खलीफा कहता था, खुद को खलीफा कहता था, खुद को क्या कहता था? खुद को खलीफा कहता था, अंडरस्टैंड? जी हां। होता ये है, वक्त को मंजूर नहीं था कि राजा बन पाए। इसका एक मंत्री हुआ करता था, इसका नाम था खुसरो खान, इसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो शाह खान, खुसरो शाह खान। और एक दिन क्या होता है कि ये जो मुबारक है, लोगों में मुबारक बांट रहा था, और इसका पत्ता काट दिया जाता है खुसरो शाह खान के द्वारा। ही वाज किल्ड बाय खुसरो खान 1320 में, 1320 में, इन 1320 मुबारक वाज किल्ड बाय, मुबारक वाज किल्ड बाय, मुबारक वाज किल्ड बाय खुसरो शाह, खुसरो शाह, ठीक है, खुसरो शाह, मुबारक वाज किल्ड बाय खुसरो शाह, खुसरो शाह के द्वारा मुबारक का कत्ल कर दिया गया, अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड जी। इसके बाद हम बात करते हैं 1320 में नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? नेक्स्ट रूलर बनता है खुसरो खान, नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? खुसरो खान, खुसरो खान, खुसरो खान अगला रूलर बनता है। खुसरो खान के बारे में एक दिक्कत थी कि ही वाज कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम, कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम, मतलब ये पहले हिंदू हुआ करता था लेकिन बाद में मुस्लिम बना। दोबारा लिख रहा हूं, खुसरो शाह खान जो था ये पहले एक हिंदू था, ये पहले हिंदू था, पहले हिंदू था, और उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करके क्या बना? सर कन्वर्ट करके मुस्लिम बना, कन्वर्ट करके ही बिकेम मुस्लिम। मुस्लिम बनने से पहले वो कन्वर्ट हुआ था, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इस वजह से लोगों के अंदर इसके प्रति जो भावनाएं थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, लोग इसको नीची जाति का समझा करते थे, कहा करते थे कि तुम वास्तविकता में मुस्लिम ही नहीं हो। इस वजह से इस ह्यूमिलिएशन के कारण उसने खुद के लिए एक उपाधि भी चुनी थी, ठीक है। इसने एक तोहफा दिया था खुद को, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, इसी तरीके से इसने एक तोहफा खुद को दिया था, इसने एक गिफ्ट दिया था खुद को, इसने गिफ्ट दिया था जो खुद को दिया था, और उस गिफ्ट का नाम क्या था? इसने एक उपाधि दी थी खुद को, पैगंबर का सेनापति, खुद को एक उपाधि दी थी पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति। और उसी पैगंबर के सेनापति के अतिरिक्त एक दिन उसका कत्ल कर दिया गया, एक दिन उसका कत्ल कर दिया गया। किसके द्वारा कत्ल कर दिया गया उसकी बात बताता हूं, चलिए इतना नोट करो फिर बताता हूं, ठीक है। मैं बता देता हूं, यहीं पे सीधा बता देता हूं कि 1320 में ठीक 1320 में ही गाजी मलिक के द्वारा इसका कत्ल कर दिया गया। हाँ, गाजी मलिक के द्वारा इसका कत्ल कर दिया गया, गाजी मलिक के द्वारा इसका कत्ल किया गया, मलिक द्वारा इसका कत्ल कर दिया गया। हु वाज गाजी मलिक? दिमाग चला, गाजी मलिक कौन था? ठीक है, ठीक है, हु वाज गाजी मलिक? गाजी मलिक था कौन? क्लियर? हु वाज गाजी मलिक? गाजी मलिक के बारे में जानते हो? कौन था गाजी मलिक? गाजी मलिक कौन था जानते हो? गाजी मलिक एक व्यक्ति था बेसिकली, दैट्स अ कॉमन सेंस, और वो गवर्नर था बेसिकली, सरहिंद के आसपास के क्षेत्र का, मुल्तान के आसपास के क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था गाजी मलिक, ठीक है।
गाजी मलिक था, जो बेसिकली 1305 में गवर्नर नियुक्त किया गया था सरहिंद के आसपास के क्षेत्र का, और जिसको गवर्नर नियुक्त किया था खुद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 में। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड जी। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, नोट्स कब से मिलेंगे? अरशद कैसे करना? अरशद काश आप क्लास में पहले आए। अलाउद्दीन खिलजी का था, लेकिन उसके बाद मेवाड़ को मुक्त कर दिया गया। मेवाड़ जैसे ही इसकी डेथ होगी, जैसे खुसरो खान की डेथ होगी और जैसे गाजी आएगा, तो गाजी अपने साथ कई सारी प्रोविंस लेके आता है, लेकिन उसके हाथ से मेवाड़ निकल जाएगा। नोट हो गया? ठीक है शाबाश। जो चीज मैंने अभी आपको बताई, देखो शॉर्ट में कैसे आपको समझनी है, ठीक है? वो शॉर्ट में कैसे आपको समझनी है, मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 में। अब ये चीज वो स्टोरी आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है? वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मुबारक खिलजी 1316 से 20 तक रहा था, ये अपने आप को खलीफा कहता था, सरियों पे बस पहनता था। अंडरस्टैंड? जी हां। नसीरुद्दीन खुसरो था, इसके बाद नेक्स्ट रूलर था, खुसरो खान बोलते हैं, खुसरो शाह खान बोलते हैं, ये मूल रूप से हिंदू था, ठीक है? पैगंबर का सेनापति कहता था, जी हां। लेकिन गाजी मलिक ने इसका कत्ल कर दिया, इसका कत्ल कर दिया गया। इसका कत्ल कब किया गया? 1320 में। और उसके बाद गाजी मलिक ने क्या किया? तुगलक वंश की नींव रखी। अब तुगलक वंश की जो नींव रखी गई है, उसके बारे में चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आखिरकार ये तुगलक वंश की नींव एकदम से कैसे रख दी गई। आखिरकार ये है कौन जो तुगलक वंश की नींव रख रहा है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हु इज दिस पर्सन, ये पर्सन आखिरकार है कौन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड जी? ठीक है, यहां तक अगर आपका नोट हो गया बेटा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं और अब मैं बताता हूं गाजी मलिक कौन था, या फिर इसको आप लिख लीजिए राइज ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एक हेडिंग डाल रहा हूं, राइज ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ये मैंने यहां से डाला है, इसको यहां डालते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। राइज ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, राइज ऑफ तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश का उदय, तुगलक वंश का उदय, तुगलक वंश का उदय। देखिए भाई, हाउ द राइज ऑफ तुगलक डायनेस्टी वर्क्स, तुगलक वंश का उदय किस प्रकार से कार्य करता है, समझना जरूरी है। बात है बेसिकली काफी पुरानी, एक व्यक्ति है गाजी मलिक, एक व्यक्ति है गाजी मलिक, एक व्यक्ति है गाजी मलिक, ठीक है? चलो, एक व्यक्ति कौन है? गाजी मलिक है। इसका जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक नहीं था, इसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन नाम से एक आदमी था जो फेमस था, क्या था? वास्तविक है गयासुद्दीन नाम से एक व्यक्ति, ठीक है? चलो बात करता हूँ, सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तो गाजी मलिक था कौन, इसकी वास्तविक पहचान के बारे में बात करते हैं। इसकी वास्तविक पहचान की बात करते हैं। इसकी वास्तविक पहचान जो होती है वो है, ठीक है, वो किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से, गयासुद्दीन के नाम से, गयासुद्दीन इसका एग्जैक्ट नाम था। तो गयासुद्दीन के द्वारा तो इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। ये था कहां पे सर? ये एक प्रभावशाली योद्धा था, प्रभावशाली, एक एम्बिशियस वॉरियर था, प्रभावशाली योद्धा था। और 1305 में, 1305 में अमरोहा यूपी में, अमरोहा यूपी के अंदर मंगोल विद्रोह होता है। क्या होता है? 1305 में मंगोल विद्रोह होता है यूपी के अंदर। अब ये जो मंगोल विद्रोह हुआ है, ये 1305 में हुआ है, अंडरस्टैंड? यस। 1305 में अमरोहा यूपी के इस मंगोल विद्रोह को गयासुद्दीन के द्वारा दबा दिया जाता है, दबा दिया गया। और जब ये विद्रोह को दबाता है तो इसके बाद ये खुद को भी तोहफा देता है, तो ये एक उपाधि धारण करता है। क्या करता है? उपाधि धारण करता है, जिसको हम बोलते हैं गाजी की उपाधि। इसकी गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि। क्लियर? उसके बाद इस बारे में पता लगता है अलाउद्दीन को पता लगता है कि कोई एक बेहतरीन सा शासक है जो बेसिकली मजा ले रहा है जीवन का। तो अब आपको याद है कि नहीं 1305-6 में एक अटैक हुआ था मालवा, याद है कि नहीं? अलाउद्दीन का मालवा अटैक याद नहीं होगा आपको, ठीक है? ये देखो मालवा याद है, 1305 अलाउद्दीन का। जी हाँ, तो मालवा में अलाउद्दीन हेल्प लेता है गाजी की, तो याद रखना 1305-6 के 1305-6 में मालवा अटैक में अलाउद्दीन की हेल्प करता है। मालवा अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प करता है, एक ही हेल्प करता है। और एक ही हेल्प के बाद 1306 में, 1306 में अलाउद्दीन खिलजी इसे यानी दो काम करता है इसके साथ। एक तो मलिक की उपाधि देता है, एक तो क्या करता है? मलिक की उपाधि देता है, और इसको पंजाब क्षेत्र का गवर्नर बना देता है। कहां का? पंजाब क्षेत्र का, जहां सबसे ज्यादा मंगोल आते थे, पंजाब क्षेत्र का गवर्नर बनाता है। तो जब इसके साम्राज्य में उल्टा सीधा काम चलता है, ठीक है, तुरंत मलिक की उपाधि धारण किए ये व्यक्ति गाजी मलिक आ जाता है और खुसरो खान को मार देता है। क्लियर जी? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से करके धीरे-धीरे गाजी मलिक का उदय हुआ, इसका वास्तविक पहचान यानी रियल आइडेंटिटी लिखा है। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहानी आपके सामने स्पष्ट है? इसके बारे में अगली क्लास में जब आऊंगा पूरे के पूरे गाजी वंश के बारे में बात करूंगा, पूरे के पूरे तुगलक वंश के बारे में बात करूंगा और आपको सभी चीजें क्लियर कराने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अब जितने भी बच्चे क्लास में आप पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, सर क्लास रुक रही है, आज भारतीय नहीं रुकेगी क्योंकि समाप्त हो चुकी है। दूसरा सर क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं? बेटा बिल्कुल लगाइए, आपको चीजें क्लियर समझ में आ चुके हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको वंश पढ़ने हैं। स्लीप वंश का समय 1206 से लेकर 90 तक दर्शाया गया था, जिसके बारे में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1292-1320, इसके बारे में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट तुगलक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। नोट करना शुरू कीजिए। एक बच्चे कैसे आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, हमारी इतनी मजाक कि हम आपको इग्नोर करें, ये छोटी बात ना करें यार, ठीक है? चलिए हम बात करें तुगलक वंश के बारे में। हेडिंग डालो, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। अरे तुगलक डायनेस्टी के बारे में आप डाल लीजिए, तुगलक डायनेस्टी के बारे में आप हेडिंग डाल लीजिए। बहुत ध्यान से तुगलक डायनेस्टी को समझना होगा, ठीक है? चलिए इसके बारे में हम बड़े ध्यान से समझते हैं। मैंने इसको बताया था इसका राइज किस तरीके से हुआ, इसके जो पॉइंटर्स हैं इसके अंदर मैंने बताया था सबसे पहले आपको राइज ऑफ तुगलक यानी तुगलक वंश का उदय। कल की क्लास में पढ़ा चुका था, जो लास्ट क्लास में लिखी तुगलक वंश का उदय, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका था। दैट हैड बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। मैंने बताया था कि तुगलक वंश का उदय आखिरकार क्या है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है? पंजाब क्षेत्र में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक। तो हाँ ठीक है, इसके स्टार्टिंग शॉर्ट में बता देता हूं। पंजाब क्षेत्र पर, पंजाब स्पेशली मुल्तान, ठीक है, क्षेत्र पर एक खिलजी गवर्नर था, कौन था? एक खिलजी गवर्नर रहा करता था, खिलजियों का गवर्नर रहा करता था, जिसका नाम था गाजी मलिक। इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक का नाम गाजी मलिक कैसे पड़ा, ये कहानी लास्ट क्लास में थी। वो चीज बहुत ध्यान से समझिए। वो चीज ये है मेरे बच्चे कि गाजी मलिक के द्वारा 1320 में 1320 में खिलजी वंश के अंतिम नागरिक को, खिलजी वंश के अंतिम शासक
खुसरो खान को कत्ल कर दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा। अंतिम शासक खुसरो खान का कत्ल किया गया। क्या किया गया? कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया था सर भाई? गाजी मलिक। और उसके बाद गद्दी पर राजा बनता है गाजी मलिक। और इसके बाद 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। फाउंडेशन ऑफ तुगलका डायनेस्टी। फाउंडेशन ऑफ तुगलका डायनेस्टी। फाउंडेशन ऑफ तुगलका डायनेस्टी। ठीक है, एक बार मैं रूलर्स को बता देता हूं कि आखिरकार कौन कौन ऐसे रूलर्स हैं जो तुगलक वंश से अपना संबंध रखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला रूलर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, उस रूलर का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो वास्तविकता में गाजी मलिक ही था। उसके बाद उसका अपना उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन शाह तुगलक, जो भी आप कहना चाहें। ये चार ही रूलर ऐसे हैं जिनका खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए सीरिया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान का रास्ता है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या नाम तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ऐसा कहना है नेहा का। नेहा बेसिकली पहले आर्किटेक्चर थी और ये सीढ़ियां बनाया करती थी, लेकिन इनका जो काम था वो बंद हो गया। लॉकडाउन में इनका काम था पड़ गया। अब इनका कहना है कि अब हम सीढ़ी नहीं बनाते क्योंकि वो सिर्फ छत तक जाती हैं, अब हम रॉकेट बनाते हैं। अब ये इसरो में अपॉइंट हो गई हैं और ये रॉकेट बनाती हैं, लेकिन इसरो के अंदर भी बेरोजगारी चल रही है, जिस कारण से अभी यहाँ ध्यान दे लो। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, वो अगला अपना मजे, ठीक है, ऐसे मत किया करो। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे तुगलक वंश की जो है नींव की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले इसमें फटाफट से पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गाजी मलिक के बारे में। तो इसके अंदर फर्स्ट रूलर ये संस्थापक, फर्स्ट रूलर ये संस्थापक कौन है? फर्स्ट रूलर संस्थापक कौन है? गाजी मलिक, किसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और गाजी मलिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे इस चीज के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा। ठीक है, अभी कंटेंट पे ध्यान दीजिए और जब एग्जाम की आवश्यकता पड़ेगी मैं एग्जाम के हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, जो चीज कराई जाती है उस पर ध्यान दीजिए। वर्तमान को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर की चिंता मत करो। हम आपके साथ हैं, हम आपको हर चीज बताएंगे, निश्चित रहिए। यदि मैंने कुछ कहा है तो वो पूरा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप हेडिंग डालेंगे तुगलक वंश के पहले रूलर के बारे में, जिसका नाम था याद आता हूं तुगलक वंश। और इसी तरीके से आपको पढ़ाते हुए आगे चले जाएंगे। और इसका कार्यकाल है 1322 1414। दो तरीके से इसके कार्यकाल को आप समझ सकते हैं, 1322 1398 एंड देन 1414। दोनों तरीके से बताऊंगा क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं भाई। इसका जो प्रथम शासक है, प्रथम शासक लिखिए, फर्स्ट रूलर बोलते हैं, या फिर इसको संस्थापक लिख लीजिए। संस्थापक लिख लीजिए, फर्स्ट रूलर और फाउंडर। फर्स्ट रूलर लिख लीजिए या इसको बोल लीजिए फाउंडर। और वो था कौन सा फर्स्ट रूलर फाउंडर? दैट वाज गाजी मलिक। इसका वास्तविक नाम वो कौन सा? गाजी मलिक था। गाजी मलिक था, जिसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक है। इसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक है। इसका वास्तविक नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और इसी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। इसका शासनकाल कितना रहा? सिर्फ गाजी मलिक का इसका शासनकाल कितना रहा? हिज टेन्योर, इसका टेन्योर 1320 से लेकर 1325 के बीच में, 1320 से लेकर 1325 के बीच में। दिस वाज हिज कंप्लीट टेन्योर, दिस वाज हिज कंप्लीट टेन्योर। ठीक है, दिस वाज हिज कंप्लीट टेन्योर, इसका पूरा टेन्योर था। इसके अलावा गाजी मलिक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, उसी के बाद आप चीजों को आगे समझ पाएंगे। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्य देखिए, पॉइंट महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ देखने को मिले। महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको गाजी मलिक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गाजी मलिक से देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, गाजी मलिक के द्वारा भारत में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना करी। गाजी मलिक के द्वारा भारत में पहली बार तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी। इसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना कराई गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुगलकाबाद सिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुगलकाबाद सिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तुगलकाबाद। तुगलकाबाद है कहां पे सर? दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना इसने कराई। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और इंपॉर्टेंट काम इसके द्वारा क्या था। इसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार, याद रखना, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था, जहां जहां दिल्ली सल्तनत थी वहां इसने डाक व्यवस्था चलाई। पोस्टल सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दीवानी काशिफ बोला जाता था इसको, इसको बोलते पोस्टल सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर पोस्टल सिस्टम की स्टार्टिंग इसने कराई। दिल्ली में यानी दिल्ली सल्तनत में नेहरू का जात बिछवाया। दिल्ली सल्तनत में नेहरू का निर्माण कराया, इस नेहरू के निर्माण को कैनाल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम बोला जाता है। ही स्टार्टेड द कैनाल सिस्टम इन दिल्ली, ही स्टार्टेड द कैनाल सिस्टम इन दिल्ली। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इसने कैनाल सिस्टम यानी नहरों के लिए चीजें स्टार्ट की और नहरें इसके द्वारा बनवाई गई, नहरें इसके द्वारा बनवाई गई। डाक व्यवस्था को दीवानी काशिफ या दीवानी इंशा कहा जाता था। डाक व्यवस्था को दीवानी इंशा कहा जाता था। क्या कहते थे? दीवानी इंशा, दीवानी इंशा। क्या कहते थे बेटा? दीवानी इंशा। ठीक है, या कुछ बुक्स में दीवानी काशिफ भी लिखा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दीवानी इंशा। कुछ बुक्स में ऐसा देखने को मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक गंगा जल का सेवन किया करता था। कुछ बुक्स में देखने को मिलता है, दैट्स नॉट स्पेसिफिक, जानकारी स्पेसिफिक नहीं है, जिस कारण से हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि इसकी माता हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी वो हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी दैट वाज हिंदू, इसकी माता हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी दैट वाज हिंदू। गयासुद्दीन तुगलक की माता के बारे में याद रखें, इसकी माता हिंदू थी, याद रखें। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बारे में याद रखना कि इसका एक बेटा भी था, इसका एक पुत्र भी था। ठीक है, इसका एक पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक, जीडी मतलब गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र भी था, एक पुत्र था जिसका नाम जौना खान था, जिसको जूना खान के नाम से भी खास में जाना जाता है। हिज नेम वाज जौना खान, इसका नाम जौना खान था।
कुछ बुक्स में इसी के नाम को जूना खान लिखा होता है, जो कि सरासर गलत है। इसके बेटे का नाम जोना खान था, ना कि जूना खान। कुछ बुक्स में फिर भी आपको जूना खान देखने को मिलता है, और ये जूना खान बस इसीलिए लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको ये ना लगे कि सबने गलत लिखा दिया। एक पुत्र था जिसका नाम जोना खान, ये जूना खान था, ये लिख लेना। जोना खान, ये जूना खान था। ही वाज लिटरेट, लिटरेट का पढ़ा लिखा था, स्कॉलर था, विद्वान था, बहुत अच्छा ज्ञान था उसको, रीजनिंग कर लेता था, मैथ्स कर लेता था, 3 भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी और भारतीय एक भाषा आती थी उसको, पाली प्राकृत भाषा उसको आती थी। क्लियर जी? ठीक है, क्लियर जी? ये कुछ चीजें हैं, ये आप नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज नोट हो गया है, शाबाश। तो अब गाजी मलिक के समय में, गाजी मलिक के प्रमुख कार्य, गाजी मलिक के द्वारा अपने बेटे जोना खान को वारंगल अभियान पर भेजा, वारंगल अभियान पर भेजा, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, he sent his son Jonah to वारंगल एक्सपीडिशन, उसने अपने बेटे जोनाथन को वारंगल एक्सपीडिशन पर भेजा। दिमाग में एक चीज याद रखना, ये एक्सपीडिशन 1321 से लेकर 23 के बीच में चला है, 1321 टू 1323 के बीच में चला है। इस युद्ध का जो एंड होता है वो 1323 में होता है, ठीक है। इसकी जो एंड होता है वो 1323 में होता है। ये अपने बेटे को जो भेजता है वहां पे, जोना को, ठीक है, अपने जोना बेटा को जो वहां भेजता है, तो वहां जाके एक युद्ध लड़ता है, ठीक है, वहां जाके वो युद्ध लड़ता है, ठीक है, वहां जाके वो युद्ध लड़ता है 1323 में, ठीक है। वहां पर एक काकातीय वंश रहा करता था और काकातीय वंश को ये पराजित करता है, ठीक है। 1323 वो काकातीय वंश को पराजित करके, ठीक है, यह वारंगल पर अभियान, वारंगल पर, ठीक है, यह वारंगल पर कब्जा कर लेता है, वारंगल पर कब्जा कर लेता है, ही कैप्चर्ड वारंगल 1323 में, ही कैप्चर्ड वारंगल, वारंगल को इसके द्वारा कैप्चर किया गया। तो जब ये वारंगल को कैप्चर करता है तो उसको एक नया नाम भी देता है, ठीक है। वारंगल को कैप्चर किया, वारंगल को एक नया नाम भी देता है, वारंगल को कैप्चर करके एक नया नाम देता है, जिसको आप जानते हैं सुल्तानपुर के नाम से। वारंगल को बेसिकली आप जानते हैं सुल्तानपुर के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं भाई साहब? सुल्तानपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए याद रखना, किस नाम से? सुल्तानपुर के नाम से इसको जाना जाता है, सुल्तानपुर के नाम से इसको जाना गया। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि वारंगल है कहाँ पे, बेटा वारंगल जो है वर्तमान में तेलंगाना के स्थान पर हुआ करता था, वर्तमान तेलंगाना, जो वर्तमान में तेलंगाना है उसको पहले वारंगल कहते थे। आंध्र प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है उसको तेलंगाना कहा करते थे, उसको जीत के सुल्तानपुर नाम रखा जाता है जोना खान के बाद। इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि जोना खान एक अच्छा सेनापति था, ठीक है, एक अच्छा सेनापति था, was a good commander in chief, एक अच्छा सेनापति था, अच्छा लड़ाका था, सेनापति था। और सेनापति भी कैसा वाला सेनापति? वो भी अच्छा सेनापति था, एक अच्छा सेनापति था, रिमेंबर जी? हाँ। और इसके अलावा आप याद रखना कि जो जोना खान था, इसको एक उपाधि दी जाती है, उसका पिताजी इसको देता है, इसको एक उपाधि दी जाती है, ठीक है। उपाधि को बोलते हैं इंग्लिश में टाइटल, एक टाइटल दिया जाता है, जिस टाइटल को हम जानते हैं उलूग खान के नाम से, उलूग खान के नाम से। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं, जैसे आपके गांव में बहुत सारे भूरा होंगे, बहुत सारे काले होंगे, ठीक है, और वहां पे आप देखने को मिलता है उलूग खान, यहाँ पे देखिए, क्लास के अंदर एक छाप है, ठीक है। सर सुल्तानपुर में मैं रह रहा हूँ, राजीव क्या आप साउथ इंडिया से बेटा? देखो आप नोट कीजिए, मैं एक बच्चे का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, जो बच्चे नोट करने वाले नोट पे ध्यान देंगे, किसी और चीज पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलो, जो 56 कोटि की बात कर रहे हैं, जो 56 कोटि दुर्ग था, उसको व्यासुद्दीन तुगलक नहीं बनाया था, लिखने के लिए लिख सकते हो, वो चीज मैं आगे भी लिखा था। द सेकंड पॉइंट, क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम मैं नहीं लेता हूँ, नाम मैं अभी फिलहाल में नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। रीजन के पीछे मैं बता देता हूँ। उस बच्चे का नाम लेने के पीछे का रीजन बस इतना सा है कि वो लड़का जो है पहले तो आके उसने सबसे पहले अवध भाषा का प्रयोग किया क्लास में। दूसरी बात, अवध भाषा का प्रयोग करने के बाद उस लड़के ने कोशिश की क्लास में कि हाँ चलो सबके सामने सबकी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं तो सब मेरा नाम पढ़ देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अब वो कमेंट्स सिर्फ बेवजह की थी, कोई भी कमेंट इसमें डाउट से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े प्यार से कि अगर आप वास्तविकता में पढ़ने के लिए आए हो तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको समय व्यर्थ करना है तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। यहाँ कमेंट करके आप सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रखिए, मैं आपको ब्लॉक नहीं कराऊंगा, आपकी हर कमेंट मुझे दिखाई देगी। तो डॉक्टर से हैंडरिटन नोट मिलेगा विद इन द डे, आज शाम तक आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 भी उससे नहीं हो स्वभाव, ठीक है। नोट हो गया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी याद रखनी। अगर ये चीज आप याद रख पाएंगे तो ये आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने को मिलती है। सर ये टाइटल इसको इसके पिताजी ने दिया था, देखो ये फेमस हो जाते हैं, जैसे टाइटल की स्पेसिफिकेशन नहीं की जाती, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है सबसे पहली बार इसको इसके पिताजी ने कह के बुलाया था, ठीक है, बहुत बड़ा 30 मार खान ऐसे कहते हैं ना, तो वो चीज हो जाती है स्टार्ट, ठीक है जी, याद रखिएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके बारे में थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। इसके अभी हम जोना खान की बात नहीं कर रहे, मैंने बस इसके बेटे के बारे में थोड़ी सी चीजें बताई। जोना खान के बारे में एक बात अगर याद रखना चाहें तो आप ये याद रख लेना कि ये भगवान में मानता था, ये दैवीय शक्तियों में विश्वास रखता था, ये दैवीय शक्ति, ठीक है, काला जादू, इन चीजों में विश्वास रखता था, दैवीय शक्ति, ठीक है, कर्मकांड इनमें विश्वास रखता था, कर्मकांड में विश्वास रखता था, ठीक है, ये याद रख लेना। इसी कारण से इसका जो झुकाव था वो शिक्षा की तरफ काफी अधिक भी था, क्लियर जी? याद रखिएगा, ठीक है। चलो ओके, होप यू ऑल हैड अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन 1323 में जैसे ही जोना खान वहां से यहाँ आता है तभी आपको एक चीज याद रखनी है, 1323 में बंगाल और बिहार क्षेत्र में, बंगाल बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में बुगारा खान का विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? बुगारा खान का विद्रोह, बुगारा खान विद्रोह हो जाता है। ये बुगारा खान कौन है? याद नहीं आया? बुगारा खान कौन है? बलबन का बेटा। बलबन के 2 बेटे थे, शहजादा मोहम्मद खान, सेकंड वाज दिस बुगारा खान। जब डेथ हो जाती है मोहम्मद खान की तो उसका एक भाई हुआ करता था बलबन का बेटा बुगारा खान, वो भागकर बिहार उड़ीसा में आके अपने साम्राज्य को बसा लेता है, वही है बुगारा खान। अब ये विद्रोह कर देता है। विद्रोह का रीजन क्या होता है? ये कहता है कि हम दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हैं। इसका विद्रोह का रीजन है कि हम दिल्ली को टैक्स नहीं देंगे, दिल्ली सल्तनत को टैक्स नहीं, कि हम दिल्ली सल्तनत को टैक्स नहीं देंगे। तो यही होता है विद्रोह का रीजन, और हम स्वतंत्र रूलर बन जाए। जो इतना बड़ा रीजन होता है इस चीज को दबाने के लिए, इस विद्रोह को
इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या होता है सर? इस विद्रोह को दबाने के लिए गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इसकी ब्रैकेट में लिख देता हूं गाजी मलिक, क्योंकि सेम ही वर्सन है। हाँ, गाजी मलिक स्वयं बंगाल जाता है, स्वयं जाता है, स्वयं बंगाल गया, बंगाल उड़ीसा गया, उड़ीसा गया, बंगाल उड़ीसा गया, और उसने इस विद्रोह को सक्सेसफुली दबाया, कंप्रेस भी कर दिया, इसको सक्सेसफुली एलिमिनेट भी कर दिया। ठीक है, इसको सक्सेसफुली एलिमिनेट भी कर दिया, सक्सेसफुली एलिमिनेट भी कर दिया, सक्सेसफुली एलिमिनेट भी करवा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है अनुज, अभी मैं आपको ब्लॉक नहीं करा रहा बेटा, ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, आप पैसे लेकर आप यहाँ से इसलिए आए ताकि क्लास डिस्टर्ब, कोई परेशानी नहीं है, आप अपना काम कीजिए। मैं आपको का दमन, विद्रोह का जो दमन है वो अच्छे प्रकार से करता है। जी जी हाँ, ठीक है। टैक्स क्या होता था? देखो, आप वर्तमान में भारत सरकार में बेटा, ठीक है काजल, आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, उससे गवर्नमेंट की इनकम होती है। इसी तरीके से पहले ये भी टैक्स लिए जाते थे, उसी से गवर्नमेंट की इनकम होती थी। ठीक है जी हाँ, लेकिन इस चीज को समझने के लिए ये उसके जीवन का अंतिम अभियान था। दिस वाज द लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ये उसके जीवन का एक अंतिम उद्देश्य था। इसके पीछे के रीजन बता देता हूं। ठीक है चलिए, इसके पीछे का रीजन बता देता हूं, यहीं पे लिखते रहिएगा, बीच में एक पॉइंटर बना लेना जिसमें आपको और चीजें लिखनी है। वो क्या है? निजामुद्दीन औलिया तथा गयासुद्दीन तुगलक के मध्य विवाद, निजामुद्दीन औलिया तथा गयासुद्दीन तुगलक विवाद, गयासुद्दीन तुगलक विवाद, तुगलक विवाद। ठीक है, द डिस्प्यूट बिटवीन गयासुद्दीन तुगलक एंड निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन दोनों के मध्य विवाद देख लीजिए भाई क्या है। निजामुद्दीन औलिया पहली बात, ये आदमी एकदम से कैसे आ गया? ये है कौन आखिरकार? ये आखिरकार आदमी है कौन? ठीक है, बता देता हूं आखिरकार निजामुद्दीन औलिया है क्या। सर ये एक सूफी संत हुआ करता था, एक सूफी संत हुआ करता था। सूफी संत, सूफी क्या होता है सर? सूफी इस्लाम धर्म की एक विचारधारा होती है। ये क्या है? ये एक इस्लाम धर्म की विचारधारा है, इस्लाम धर्म की विचारधारा, इस्लाम धर्म की विचारधारा, जिसमें मानना होता है, जिसका ये मानना होता है, जिसमें यह मानना होता है कि आप अल्लाह को प्रेम करना ही उनकी इबादत करना मानते हैं, जिसमें अल्लाह को प्रेम करना ही, प्रेम करना, उनकी इबादत करना है, उनकी इबादत करना है, इबादत करना है। तो ये चीज है जो आप वर्तमान में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री देखते हो, तो वो चीज इस चीज से इन्फ्लुएंस है, काफी ज्यादा सूफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है चलिए, ये जो था ये दिल्ली में रहा करता था और एक दिल्ली का प्रभावशाली व्यक्ति था। ये दिल्ली में रहता था, ही वाज लिव इन दिल्ली, और एक दिल्ली का प्रभावशाली व्यक्ति था, एमिनेंट पर्सनैलिटी था, प्रभावशाली व्यक्ति था। ठीक है, मतलब वही होता था कि दिल्ली में अगर कोई पत्ता भी लेगा ना तो इसको पता लग जाएगा। जैसे मिर्जापुर के अंदर कालीन भैया थे, वैसे ये दिल्ली के अंदर था। दिस वाज द एमिनेंट पर्सन, उस समय की बात कर रहा हूं, एमिनेंट था, दिल्ली के अंदर प्रभावशाली था, बहुत अधिक प्रभाव था इसका। क्लियर जी, होता वास्तविकता में है कि इसने एक बार लोन लिया था, ही टुक लोन, ही टुक लोन, ही टुक लोन, इसने लोन लिया था। इसने बेसिकली क्या किया था? इसने ऋण लिया था, ऋण लिया, ऋण लिया। कितने का ऋण लिया था सर? 5 लाख टंका का, 5 लाख टंका। अगर टंका आप में से किसी को नहीं पता है तो बेटा आपको फिर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टंका क्या होता है ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। इल्तुतमिश के समय में मैंने बताया था व्हाट इज टंका। इसने 5 लाख टंका का लोन लिया था, लेकिन ये इसने लोन लिया किससे था सर? इसने ये 5 लाख टंका का लोन लिया था, ये बेसिकली लिया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से, दिल्ली सुल्तान से। और दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हुआ करता था जिस समय इसने लोन लिया था वो था खुसरो, वो था खुसरो। ठीक है, वो कौन था भाई? वो था खुसरो, दैट वाज खुसरो, खुसरो शाह। वो कौन था? वो खुसरो शाह था जिससे इसने लोन लिया था। ठीक है, लेकिन खुसरो शाह तो मार के गया था ना, ये तो गयासुद्दीन ने निपटा दिया था। और गयासुद्दीन कौन था सर? गयासुद्दीन तो जानते हैं सुल्तान था सर, सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना, एज सून ही बिकम सुल्तान, सुल्तान बनने के उपरांत, सुल्तान के उपरांत, आफ्टर बिकमिंग अ सुल्तान, सुल्तान बनने के उपरांत उसने 5 लाख की डिमांड करी। ही डिमांडेड 5 लाख टंका, ही डिमांडेड 5 लाख टंका, 5 लाख टंका इसने मांगे। बेटा उस टाइम पर 5 लाख टंका की कीमत बहुत ही अधिक थी, बहुत ज्यादा थी यार। ठीक है, 5 लाख टंका। ठीक है, क्योंकि खुसरो खान कौन था सर? खुसरो खान ने क्या होने के नाते इसको पैसे दिए थे? दिल्ली का सुल्तान होने के नाते। आप मान के चलो, आपने किसी बैंक मैनेजर से लोन लिया था, तो बैंक मैनेजर अपने पास से थोड़ी देगा, वो तो बैंक में से देगा ना। अब अगली बार अगर कोई बैंक का मैनेजर दूसरा बन जाए तो पैसे नहीं दोगे क्या? पैसे दोगे। तो यहाँ निजामुद्दीन औलिया वाज कंप्लीटली एट फॉल्ट, निजामुद्दीन औलिया पूरी तरीके से फॉल्ट पर था, पूरी तरीके से गलती निजामुद्दीन औलिया की थी यहाँ। ठीक है, ही डिमांडेड 5 लाख टंका, उसने मांग की, उसने मांग की कि भाई जो 5 लाख टंका आपने दिल्ली सल्तनत से लिए थे वो पैसे वापस दो। लेकिन इसमें ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, जैसे इसने डिमांड की तो निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया। एनी लिख रहा हूं, निजामुद्दीन औलिया ने मना किया, नहीं मना कर दिया, जिसको चलते इन लोगों के बीच में विवाद थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने कोशिश की कि मैं इस आदमी को दिल्ली से बाहर निकाल दूं, काफी कोशिशें सफल भी रही काफी हद तक। उसने लोगों के दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि निजामुद्दीन औलिया एक नंबर का फर्जी आदमी, नकली है एकदम। लेकिन लोगों के सामने धर्म की एक ऐसी पट चढ़ी हुई थी जो शायद उनकी आंखें देख नहीं पा रही थी। और होता यह है कि लोगों को समर्थन मिलता है पूरी तरीके से। ये बात गयासुद्दीन तुगलक के दिमाग में आ चुकी थी, ये बात गयासुद्दीन तुगलक के दिमाग में आ चुकी थी कि मैं इसको हटा नहीं सकता दिल्ली से। तो गयासुद्दीन तुगलक बीच का रास्ता निकालता है, वो इससे संधि कर लेता है निजामुद्दीन औलिया से। कहता है औलिया साहब आप ऐसा करना कि जब भी जरूरत हो आप हमें याद करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख तुमने लिए, चलो कोई छोड़ो। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने औलिया को छेड़ा तो धार्मिक भावनाएं बिगड़ सकती हैं और मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, इस मामले में वो अच्छा डिप्लोमेट था। लेकिन इसी में एक चीज आती है कि इसके द्वारा एक उपाधि दी जाती है गयासुद्दीन औलिया। ठीक है, गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया को उपाधि भी दी, उपाधि का फ्लो देख लो बेटा, उपाधि इधर साइड से इधर आ रही है। ये उपाधि गयासुद्दीन तुगलक की तरफ से इधर आ रही है, और ये उपाधि क्या थी सर? ठीक है, महबूब ए इलाही। क्या उपाधि थी? महबूब इलाही, महबूब इलाही। ठीक है, महबूब इलाही, इंग्लिश में सेम है बेटा, महबूब इलाही, यू कैन राइट दिस। अच्छा, इसमें याद रखना एक चीज, ये तो होगा पॉइंटर, यहां हमें समझ में आ गया ठीक है सर। लेकिन निजामुद्दीन औलिया को उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि गयासुद्दीन तुगलक मुझे कभी ना कभी जरूर मार देगा, वो मुझसे मनी मंजूरता है और एक दिन मुझे टपका देगा, निपटा देगा। इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को अपनी तरफ कर लिया। समझ बात, यहाँ का स्ट्रेटजी है कि जैसे ही ये आदमी 1323 में बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में मुबारक खान के विद्रोह को दबाने के गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था, तभी ठीक है, तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इस विद्रोह को दबाने में से थोड़ा समय लगा था उस समय ना, ये इसको सक्सेसफुली एलिमिनेट किया गया था 1325 में, 1325 में ये बेसिकली गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलो ये बेटा यहाँ पे है, इसको इस बॉक्स के साथ बंद करो सो दैट कि आप भूल जाए। ठीक है, अभी मुझे देखने में दिक्कत आई थी, आपको भी आ सकती है, आप जब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 1325 में गया था। तो जैसे ही यहाँ पे जाता है, यहीं पे आप याद रखना कि 1325 में
1325 में निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जौना खान को सुल्तान घोषित कर देता है। सिर्फ विवाद कब हुआ था बेटा? ये विवाद 1320 में हुआ था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जौना खान को सुल्तान नियुक्त कर देता है, जौना खान को सुल्तान बना दिया, तो सुल्तान बना दिया, सुल्तान घोषित कर देता है। और इस चीज को कंसोलिडेट करने के लिए, यानी इस चीज को कंसोलिडेट करके समझो, इस चीज को सही मानने के लिए, वो क्या करता है निजामुद्दीन औलिया? 5 लाख टंका जनता में बंटवा दिया। जो 5 लाख टंके थे ना इसके, जो लिए हुए थे इसने, 5 लाख टंका इसने जनता में बंटवा दिया। क्या कर दिया? जनता में बंटवा दिया, जनता में बंटवाया। और इसके द्वारा खबर फैलवाई गई और इसने खबर डिक्लेयर कर दी कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली नहीं आ पाएगा। और इसने खबर जो फैलवा दी और ये अनाउंस उसने घोषणा करा दी कि गयासुद्दीन तुगलक जो है मेरे भाई, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली नहीं आ पाएगा, बंगाल से दिल्ली नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे देखो जौना खान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इससे, क्योंकि मैं बताया जौना खान जो था वो बेसिकली इस तरीके की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था। अब वही चीज आपको यहाँ देखने को मिला कि बंगाल से वो दिल्ली नहीं आ पाएगा, ऐसा जैसी घोषणा की गई। अब जब ये बात पहुंचती है गयासुद्दीन तुगलक के पास, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि जब तक मैं वापस दिल्ली आऊं तब तक निजामुद्दीन औलिया साहब आप दिल्ली से निकल जाना, मैं आपके सिस्टम बात। ठीक है, इस बात से गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और वो वापस लेटर भिजवाता है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के पास और कहता है कि जब तक मैं पहुंचूं दिल्ली उससे पहले निकल जाना। तब निजामुद्दीन औलिया कहता है हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली दूर है, आओ तो सही एक बार दिल्ली में देखें कितना दम है आपने। ठीक है, तो याद रखना। इसी के बाद गयासुद्दीन तुगलक को उसने कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के पत्र पे, तुगलक के पत्र को इसने कहा था, पत्र को कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ। इसका मतलब है हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, जो गयासुद्दीन तुगलक ने पत्र भेजा था, कहां से भेजा था? ही वाज सेंडिंग दिस फ्रॉम बंगाल। इसने कहां से भेजा था? फ्रॉम बंगाल। और इस पत्र को पाकर वो तुरंत दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। कहां रवाना हो गया? दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। नोट करो, आगे बताता हूं कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जी हाँ, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, चलो। अब जैसे ही हुजूर दिल्ली दूरस्थ की बात सामने आती है, लोगों के दिमाग की दही हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक तुरंत 1325 में बंगाल से दिल्ली की तरफ निकलता है। 1325 में 1325 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के रवाना होता है, दिल्ली के लिए रवाना, दिल्ली के लिए रवाना। ठीक है, रवाना का मतलब समझते हैं ना, दिल्ली आने के लिए आ जाता है, दिल्ली आया, दिल्ली रवाना होता है। और यहाँ पे जब दिल्ली के बाहर होता है 1325 में, 1325 में ही दिल्ली के बाहर इसका बेटा इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दिल्ली के बाहर जो तुगलकाबाद है वो बेसिकली दिल्ली के बाहर एक लोकेशन है। तुगलकाबाद क्या है? दिल्ली के बाहर एक लोकेशन है। दिल्ली के बाहर लकड़ी का महल बनवाता है, लकड़ी का महल बनवाता है। किसके द्वारा लकड़ी का महल बनवाया गया था? दिस लकड़ी का महल वाज क्रिएटेड बाय जौना खान, जौना ने लकड़ी का महल बनवाया। अब जौना खान के द्वारा इस लकड़ी के महल को देखता है वो, और वो कहता है तुझे तो सुल्तान बना दिया, मेरा बेटा होते तूने गद्दारी करी। वो कहता है पापा ने गद्दारी नहीं करी, तुम थे नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब पापा आएंगे तो वापस मा लेंगे। इसने मतलब इसको मक्खन लगा दिया और मक्खन लगा के कहा कि रात रात हम इसमें रुक जाते हैं। कहा कि एक रात इसमें रुक जाते हैं, एक रात रुकना तय हुआ कि इसका जो पिताजी है वो अपने बेटे के द्वारा बनाए हुए इस महल के अंदर एक रात रुकेगा, लकड़ी के महल। लेकिन जैसे ही वो रात में सो रहा होता है तो 1325 में इसी लकड़ी के महल के गिरने से, इसी लकड़ी के महल के गिरने से, ठीक है, इसी लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिला है गयासुद्दीन तुगलक वाज कंप्लीटली डाइड इन दिस, ही वाज कंप्लीटली डिमिस्ड, उसकी डेथ हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की जो डेथ यहाँ पे हुई है, इसमें एक मेंटालिटी आपको एक और याद रखनी है कि सर इसकी डेथ के बाद अगला राजा कौन बनता है? अगला राजा कौन बनता है? सर अगला राजा तो पहले ही बन चुका था, अगला राजा तो पहले ही बन चुका था, इसका बेटा, याद रखना, अगला राजा बनता है इसका बेटा, इसका पुत्र बनता है, इसका पुत्र बनता है जो जौना खान था। जौना खान, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि जौना खान ने गद्दी के लालच में अपने पिता को मार दिया था, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था। उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था निजामुद्दीन औलिया का, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को मारा। वास्तविकता में इन्फ्लुएंस किसी का भी हो, हरकत अगर आपकी ऐसी है, इसका मतलब है वो आपकी इंटरनल चाह थी, और इसकी इंटरनल चाह सुल्तान बनने की थी 1325 में। ये भी नेक्स्ट जौना खान जो है अगला शासक बन जाता है। ठीक है, इसका जौना खान तो इन्हें बन जाता है। जौना खान जो है यह 1325 में गद्दी पर बैठा, 1325 में सुल्तान बना। लेकिन जब ये सुल्तान बना तो जौना खान के साथ बहुत सारे जो नाम थे वो जुड़े हुए थे, और जौना खान को लोग कहने लगे थे कि ये बाप का हत्यारा है, जिसकी वजह से इसने अपने नाम को परिवर्तित किया। ठीक है, इसने नया नाम अपनाया, इसके द्वारा नया नाम अपनाया गया, और जो नया नाम इसने अपनाया था दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नाम इसने अपना अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, 1325 में जब सुल्तान बना तो इसने अपना नया नाम रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो शासनकाल है, इसका टेन्योर जो है, इसका जो टेन्योर है यानी जो इसका शासनकाल है वो समझिएगा। इसका जो शासनकाल है वो थोड़ा समझिए। इसका शासनकाल सर जी वो हमें देखने को मिलता है 1325 टू 1325 से लेके 1351 तक, 1325 टू 1351। चलिए, तो महल की गिरने से जौना खान नहीं मरा। जौना खान, मैं बताता हूं एक्चुअल स्टोरी क्या थी। ये जो लकड़ी का महल इसने बनवाया था, उस महल में ये कहता है कि ठीक है बाबा आराम कीजिए, मैं आता हूं। ये बाहर निकल जाता है, आराम करने के लिए चला जाता है, उसका पिताजी अंदर होता है। तो ये क्या करता है, बाहर आके जो हाथी होते हैं उनको मदिरा पिला देता है, हाथियों को मदिरा यानी हाथियों को नशा करा देता है। और जैसे ही हाथी नशा करते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं। महल लकड़ी का था, जौना खान को पता था कि बेकाबू होने के बाद हाथी इस महल को गिरा देंगे, हाथी उस महल को गिरा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो अपने पिता की रक्षा कर रहा था, हाथियों को कैसे मैंने आता था, और ऐसे करके उसका खेल खत्म हो जाता है। सर ये उपाधि क्यों देता है गयासुद्दीन? उलूग खान की जो उपाधि जौना खान को मिली हुई थी उसको उपाधि गयासुद्दीन इसलिए देता है। उलूग किसको बोलते हैं? जो अच्छा फाइटर हो। ये अच्छा फाइटर था इसलिए इसको कहा। शिवांगी, थैंक यू। शिवांगी कह रही है सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ डेली और आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है चलिए, इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखना, इसने 56 कोटी दुर्ग को बनाया था। किसने? सर गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का स्थापत्य कला, इसका वास्तुकला, इसकी वास्तुकला क्या है? 56 कोटी दुर्ग। ठीक है 56 कोटी दुर्ग, 56 कोटी दुर्ग जो है इसके द्वारा बनाया गया था। दिस वाज द ओनली थिंग जो आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखनी है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है चलिए, बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर अच्छा एक बात बताओ, ठीक है राजा बन गया, अगला इसका बेटा राजा बन गया, वो कब तक राजा बन पाएगा? मैंने बताया कि 1325 से 51 तक राजा बन पाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट रूलर कौन है बेटा? अगला शासक कौन है? अगला शासक कौन है भाई? अगला शासक है बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए 1325 टू 15 1325 से क्या। इसके बहुत सारे उपनाम थे, माइजोनिम्स बहुत सारे थे, इसके उपनाम बहुत सारे हैं, इसके उपनाम बहुत सारे हैं, इसके जो उपनाम है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे इसको पागल राजा, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, उयूब खान, ये सब। अच्छा एक बच्चा निजामुद्दीन का क्या हुआ? निजामुद्दीन ने जब ये चीज डिक्लेयर की थी कि गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली नहीं आ पाएगा, तब उसने एक चीज और डिक्लेयर की थी कि जब वो वापस नहीं आ पाएगा उसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा जौना खान, लेकिन मैं उस चीज को देखने के बाद नहीं बचूंगा। तो गयासुद्दीन तुगलक की भी डेथ तभी हो गई थी 1325 में। पहले गयासुद्दीन तुगलक मरा, उसके कुछ समय के बाद निजामुद्दीन औलिया भी मर गया था 1325 में। ठीक है, याद रख सकते हैं। सर मॉक्स देने के बाद एनालिसिस कैसे करना है? मॉक्स दीजिए, उसके बाद देखिए आपका कौन सा प्रश्न गलत है। जो प्रश्न आपका गलत हो उसके आसपास से फैक्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आप चाहें तो इंस्टाग्राम जीतना.77 पर आ सकते हैं, और कोई दिक्कत आपको नहीं लगी तो आप सीधा क्लास में भी डाउट बता सकते हैं। आपके क्लास का डाउट जो है वो साथ ही साथ क्लियर कर दिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए आज का फ्लो बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं पूरी क्लास में, दैट वाज अ ग्रेट फ्लो, आज अच्छा फ्लो था, कोई नेटवर्क की एरर नहीं, कोई किसी प्रकार की क्लास में। और धन्यवाद आप सभी, नोट्स अपलोड हो जाएंगे निश्चित ही। मिलते हैं अगली क्लास में और धन्यवाद आप सभी। इंक आप टेस्टिंग पे आइए, दीजिए मौका। ठीक है चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। रेगुलर प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं टेस्ट इंक, आप टेस्टिंग पे आइए, दीजिए मौका। ठीक है, अगली क्लास में आप सभी पढ़ा है कि हमने खिलजी वंश का भी खेल खत्म कर दिया था, खिलजी वंश का भी खेल खत्म कर दिया था। वी वर ऑन द तुगलक्स के ऊपर हम थे। ठीक है, तुगलक्स के ऊपर हम थे, कोई समस्या यहाँ तक किसी को? जैसे तुगलक्स के ऊपर हम थे, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। आपने बताया था कि अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। आपने बताया था कि अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत? चलिए सर खाना खा लिया आपने? बेटा ये आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है, ये आपका कंसर्न नहीं है बेटे। चलिए ध्यान दीजिए, हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये नेक्स्ट रूलर बनता है। इससे पिछला शासक की अगर मैं बात करूं, इससे पिछला शासक कौन था भाई? इससे पिछला शासक बताओ फटाफट से, इससे पिछला शासक कौन? जो बच्चा बताएगा उसको बुलदाना दूंगा, बुलदाना। ठीक है, इसको उपनामों की बात करूं, इसके बहुत सारे उपनाम फेमस थे। उपनाम यानी इसके सब नेम्स, सब नेम्स को ही निकनेम्स भी कहा जाता है बेटा, इसको एक्रोनिम भी कहा जाता है, इसको माइक्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी सीजीएल की वोकैब है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि उपनामों के रिगार्डिंग बहुत सारे उपनाम हैं इसके, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खान कहा जाता था। ठीक है ठीक है, जोना खान, इसी को लोगों ने नाम बिगाड़ बोला कि जूना खान बना दिया, जो कि एग्जैक्टली दैट वाज नॉट गुड। इसका नाम जोना खान ही था। सेकंडली जोना खान के बाद जो मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया इसका नाम उलूग खान भी था। उलूग खान भी इसका नाम था। लोग इससे बहुत परेशान रहा करते थे, इस कारण से इसको पागल भी कहा करते थे। दैट वाज पागल राजा, दैट वाज पागल राजा। पागल राजा तो ये था ही, पागल होने के साथ साथ इसने बहुत लोगों का खून भी पिया था, इस वजह से इसको रक्त पिपासु बोलते हैं। अच्छा रक्त पिपासु का मतलब है ब्लड सकर, इसको बोलते हैं ब्लड सकर। एक चीज ध्यान देना बेटा, ब्लड सकर का मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में लोगों का खून पीता था, नो दैट्स नॉट अ थिंग। ठीक है, ब्लड सकर इसको इसलिए बोला क्योंकि वो परेशान करता था, इसलिए वो कहते हैं खून पी के रखा क्या है। ठीक है, ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रक्त पिपासु यानी खून पी के रखा है, मतलब इसका क्या है कि वो लोगों को परेशान कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ये अभी जो मैंने बोला था ना वो आप जान के मैंने उस टोन में बोला था। ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आएगी इस गांव की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है करेक्टली ओके। इसके बाद इसको पागल बुद्धिमान राजा भी कहा जाता था। पागल बुद्धिमान राजा, पागल बुद्धिमान राजा भी कहा जाता था। इसके पीछे का रीजन, इसको पागल बुद्धिमान राजा क्यों कहा जाता था? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसके पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, स्कॉलर था, विद्वान था, ठीक है, टॉक्सिक था, इस वजह से इसको पागल बुद्धिमान कहा जाता था। अंडरस्टैंड? एक और चीज, इसके बाद जो पिछला शासक था इसका पिता था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को इसी के द्वारा साजिश करके इसकी हत्या की जाती है, तो 1325 में सुल्तान बनता है। इसको पागल बुद्धिमान कहे जाने के पीछे का रीजन क्या था? सर ये विद्वान भी था, विद्वान भी था, अच्छे लेवल का विद्वान था, अच्छे लेवल का विद्वान, विद्वान यानी स्कॉलर भी था, अच्छे लेवल का स्कॉलर था। अब स्कॉलर का मतलब समझिए, स्कॉलर क्यों था? स्कॉलर क्यों था उसका मतलब समझिए, क्योंकि इसको कई सारी भाषाएं आती थी, अरबी, फारसी, ठीक है, भारतीय भाषा भी इसको आती थी। इसके अलावा इसको कई सारे विषय भी आते थे, कई विषयों में प्रकांड था, कई विषयों में प्रकांड था, प्रकांड था, ठीक है, प्रकांड था। प्रकांड मतलब एफिशिएंट इन मेनी सब्जेक्ट्स, कई सारे विषयों के अंदर प्रकांड था। क्लियर? लेकिन कुछ तो इसका किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसके पीछे हम कह सकते हैं मतलब लिखने की जरूरत नहीं, कुछ तो इसका किस्मत ने साथ नहीं दिया। ठीक है, और कुछ ये भी था कि ये खुद भी कुछ ऐसे काम करता था कि इसको लिखना अच्छा आता था, ठीक है, ये प्लान अच्छे बनाता था, लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जैसे आप घर से सोच के जाते हो कि आज तो उनको गुलाब देकर ही रहेंगे, पूरी प्लानिंग करके जाते हो कि कल जब उनसे मुलाकात होगी तो उनके हाथों में जो भी होगा वैसे आप भी सोच के जाते हैं कि भाई हाँ जी पूरी मुलाकात करेंगे, जाते ऐसे रोज पकड़ा दिया जाएगा, आप अपनी तरफ से पूरा मामला सेट कर दिया जाता है, लेकिन जैसे उनका चेहरा देखा भूल जाते हैं। अरे ठीक है, तो जो आप भूल जाते हैं ना, इसी तरीके से ये भी प्लानिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन इसकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती थी। ठीक है, प्लानिंग फ्लॉप हो जाती थी। अच्छा, विषयों की बात करें कौन-कौन से विषय पढ़ सकता था? सर भौतिकी पढ़ सकता था, फिजिक्स में भी इसको ठीक-ठाक थोड़ी जानकारी थी, भौतिकी यानी फिजिक्स, ठीक है, तार्किक शक्ति भी पढ़ लेता था, ठीक है, तार्किक यानी रीजनिंग बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है, और साहित्य में भी इसका ठीक-ठाक था। रीजन क्या था? सर ये सुल्तान का बेटा था और सुल्तान के बेटे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था, बाकी मैथ वगैरह पढ़ लेता था, ये लोग गणित भी पढ़ लेता था ठीक-ठाक। इतने सारे विषय लिखने का मेरा सिर्फ ये रीजन कि आप समझो कि वास्तविकता में ये पढ़ा लिखा था, अच्छा पढ़ा लिखा था, पूरी दिल्ली सल्तनत में इसके जैसा कोई और पढ़ा लिखा नहीं था। इसके प्लान बनते थे, फेल होते थे, इसी वजह से इसको एक और नाम भी दिया गया था, स्वप्नशील। स्वप्नशील, स्वप्नशील का मतलब क्या है? ठीक है, ड्रीमर, ड्रीमर कहा जाता था, ड्रीमर मतलब सपने देखता था बहुत। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ें। अब इसी के बारे में इसी बात समझिए कि इसका पूरा का पूरा प्रशासन कैसे चला है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा प्रशासन कैसे चला है, इसको इतिहास में जाना किस नाम से जाता है और इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो मिलती है किताबुल रिहला में से। इसके बारे में जानकारी का स्रोत है, जानकारी का स्रोत
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो बेसिकली क्या है, एक बुक है किताबुल रिहला, एक बुक है किताबुल रिहला। वो कहां से है मैं बताता हूं, 1333 की बात, 1333 में एक विदेशी यात्री इसके दरबार में आया, एक विदेशी यात्री इसके दरबार में आया, एक विदेशी यात्री आता है इसके दरबार में, इसके दरबार में आया। जो विदेशी यात्री इसके दरबार में आया उसका नाम क्या था सर? जो विदेशी यात्री इसके दरबार में आया उसका नाम था इब्न बतूता, उसका नाम था इब्न बतूता, इब्न बतूता। पहनता था ब्लैक कलर का जूता, नाम था इब्न बतूता, ठीक है। कहां का था सर? रहने वाला मोरक्को का था, मोरक्को कंट्री है बेटा, मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को देश का था। ये भारत के अंदर आता है। इब्न बतूता बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जा रहा है इससे, इब्न बतूता जो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के राजपाट को देखकर। तो इब्न बतूता 1343 सिर्फ 8 साल भारत के अंदर रुकता है। और याद रखना इसी को, ठीक है, इब्न बतूता को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी भी बनाया था, इसको अपना काजी भी बनाया, इसको अपना काजी भी बनाया था, इसको अपना काजी बनाया, काजी बनाया। अब काजी कौन होता है सर? काजी बेसिकली एक न्यायिक पद होता था। दिस वाज अ जुडिशियल पोस्ट इन टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक न्यायिक पद हुआ करता था। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, एक न्यायिक पद हुआ करता था जो देखा करता था कि समाज की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य सही है या नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा मानता था कि इब्न बतूता ने भारत में रहकर इन सभी चीजों को सीख लिया है, ठीक है। क्लियर? तो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये वही है, इसको काजी बनाया था भाई मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रकांड विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए इब्न बतूता ने एक लेख लिखा था। इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक को हम बोलते हैं किताबुल रिहला, किताबुल रिहला बोला जाता है, किताबुल रिहला बोला जाता है, किताबुल रिहला बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ ऐसी भी जगह आपको देखने को मिलेंगी जहां ये कहा जाता है कि इसके द्वारा सफरनामा भी लिखी गई है। तो जगह पे लिखा देखने को मिलता है। बेसिकली सफरनामा जो होता है वो दिस इज अ टाइप ऑफ बुक। सफरनामा क्या? सफरनामा टाइप ऑफ बुक होता है। जैसे अब मैं आपको कोई भी पढ़ा रहा हूं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज को अगर आप संकलित करके लिख लेंगे, ठीक है, संकलित करके मतलब एक जगह सारी चीजों को लिख लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें लिखनी समझ में। ये हिस्ट्री क्लियर, क्योंकि ये हिस्ट्री पढ़ा, कोई और कुछ भी लिखेगा, इसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत लिखा था, इस वजह से इसको सफरनामा भी कहा जाता था, इस वजह से इसको सफरनामा भी कहा जाता था। वास्तविकता में सफरनामा बुक की शुरुआत हसन निजाम के द्वारा हुई थी, हसन निजाम के द्वारा हुई थी, यही नाम था हसन निजाम, जिन्होंने 1000 समथिंग में वो बुक लिखी थी, सफरनामा पहली बार। उनके बाद से वो फेमस होता चला गया और ऐसा कहा जाता है किताबुल रिहला जो है उसको सफरनामा भी कहा जाता है। सोनू बेटा बार-बार कमेंट मत कीजिए, आपका डाउट मैंने देख लिया है। देव बेटा आप भी रुक जाइए, लास्ट के 5 मिनट में मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है बेटा। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आपका वर्तमान में विषय यही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनिए। अगर आप मुझसे सवाल पूछने के लिए आए और वो भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सवाल आपका, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मैं प्रतीक्षा आपको करूं। रीजन ये है कि अगर की तलाश में है कि आपके कंधे पर सितारे लग जाए तो इस चीज को समझेंगे। तुगलक ने बनाया था। इब्न बतूता अपनी किताब, इब्न बतूता अपनी किताब में लिखता है कि दिल्ली सबसे ज्यादा समृद्ध है और इसके पीछे का कारण मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए सभी कार्य सर्वोच्च है और ऐसा कोई और राजा दिल्ली सल्तनत का नहीं कर पाया, जिस बात से खुश होकर उसको काजी बनाया गया था, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या-क्या प्रमुख कार्य अपने शासनकाल में किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, एमबीटी के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एमबीटी। पहला प्रमुख कार्य इसका आपको देखने को मिलेगा आमिर कोही की स्थापना, आमिर कोही की स्थापना, स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आमिर कोही, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आमिर कोही, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आमिर कोही, आमिर कोही। व्हाट इज आमिर कोही? और आमिर कोही एस्टैब्लिशमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? दिस वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नई बुकों में ये लिखा देखने को मिलता है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पुरानी किताब अगर किसी के पास है अभी वर्तमान में, जिसके पास 6 या 7-8 साल पुरानी किताब किसी के पास है और उसके अंदर दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलता है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि आमिर कोही एग्रीकल्चर विभाग हुआ करता था, जिसके पास 5 साल पुरानी किताब है, ज्यादा पुरानी नहीं चाहिए, तो उसमें लिखा देखने को मिलेगा कि आमिर कोही सिंचाई विभाग था। लेकिन नई किताबों में लिखा है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। बेसिक रीजन बता देता हूं, क्योंकि आमिर कोही जो था वो नहरों के आधार पर निर्माण किया गया था इसका, कृषि विभाग। आपको याद होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरें बनवाई गई थी, नहरें बनवाई गई थी। अब उन्हीं नहरों का जो नहरें बनाई गई हैं, हां, उन्हीं नहरों से आपको डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत काम बहुत सारे देखने को मिले। इसी वजह से कहा जाता है कृषि विभाग जो है मेरे बच्चे वो आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर प्रमुख पॉइंटर क्या था? कृषि को बढ़ावा देना था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई बहुत जरूरी थी, तो सिंचाई पर गौर दी जाती थी। इस पर सिंचाई पर गौर, सिंचाई पर गौर दी जाती थी। अच्छा, सिंचाई पर गौर दी जाती थी किसके द्वारा? कैनाल्स के द्वारा, नहरों द्वारा, नहरों द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? फोकस्ड ऑन इरिगेशन बाय कैनाल्स, फोकस ऑन इरिगेशन बाय कैनाल्स, इरिगेशन बाय कैनाल्स, फोकस ऑन इरिगेशन बाय कैनाल्स। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी नोट्स सेंड कीजिए, अभिषेक है लड़के का नाम जो कह रहा है कि सर इंग्लिश में भी नोट्स सेंड कीजिए। अभिषेक मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, है बेटा अभिषेक, आप खुद बताइए, बोर्ड पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो, ठीक है, लेकिन क्योंकि अध्यापक होने के नाते मेरी भी कुछ ड्यूटी खुद बनाई, दिस इज ओनली अ सजेशन, आप इसको मानो ना मानो ये आपके ऊपर है। समय कम बचा हो सकता है, आप सबसे पहले किसी और से पढ़े हुए हो सकते हैं, आप कुछ पढ़ेंगे मैं बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, बी बढ़ते हैं। बी पॉइंट में देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तकव्वी की स्टार्टिंग की गई, तकव्वी की स्टार्टिंग की गई, तकव्वी प्रथा की शुरुआत की गई, तकव्वी प्रथा की शुरुआत की गई। व्हाट इज तकव्वी? इसको तकावी बोला जाता है, तकावी। व्हाट इज तकावी? तकावी बोला जाता है एक लोन स्कीम थी बेटा, दिस वाज अ लोन स्कीम, लोन स्कीम। एग्रीकल्चर बेस्ड लोन ले सकते थे आप, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड लोन ले सकते थे आप। आपके पास खेती है, आपको खेती करनी है, आपको लोन चाहिए, हम देंगे लोन, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक कहता था। उसने तकावी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तकावी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया था। दिस वाज अ लोन स्कीम और जो बेस्ड किस पर थी? बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ये कृषि आधारित थी। अगर आप कृषि करते हो तभी मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अकाल संहिता का निर्माण किया, अकाल संहिता, अकाल संहिता का, अकाल संहिता, अकाल संहिता का निर्माण किया। अकाल संहिता को किस नाम से आप जानते हैं? अकाल संहिता, ठीक है, अकाल संहिता को किस नाम से जानते हैं? कोड ऑफ फेमाइन, कोड ऑफ फेमाइन, कोड ऑफ फेमाइन क्या था? देखो कोड ऑफ फेमाइन बेसिकली था क्या, जितने भी जहां भी मतलब कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे बंजर भूमि हो गई, वहां पे रहने वाले लोगों को एक कंसेशन दिया जाता था। कंसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशन कुछ बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा, कंसेशन दिया जाता था, ठीक है। चलो मुआवजा, ठीक है, मुआवजा।
ठीक है, जहां पे अकाल पड़ने वाले, अकाल के स्थान पर मुआवजा, अकाल पड़ने वाली जगहों पर मुआवजा दिया जाता था, जगहों पर मुआवजा दिया जाता था, मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, मुआवजा, ठीक है, ओवर कमाई होता है, कंसेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सी पॉइंटर्स तो आपको ये देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी, फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी, रियायत। ठीक है, फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत, फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत, क्रॉप रोटेशन सिस्टम, क्रॉप रोटेशन सिस्टम, ये तभी से आया, पहले हमारे यहाँ चलता नहीं था क्रॉप रोटेशन, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, तो इसने क्रॉप रोटेशन चला दिया। क्या चला दिया इसने? क्रॉप रोटेशन चला दिया। अच्छा, इसमें जो क्रॉप रोटेशन चलाया था उसके पीछे की वजह बता देता हूं, इसने व्हाई ही स्टार्टेड द क्रॉप रोटेशन सिस्टम। इसने क्रॉप रोटेशन सिस्टम को क्यों स्टार्ट किया? इसके पीछे की वजह होती है कि जब आप एक ही भूमि के ऊपर सेम फसल उगाते हो तो वो भूमि खराब हो जाती है। आप गांव से नहीं है अगर कोई, तो मैं गांव से हूं भाई, मैं चाहता हूं, होता क्या है, अगर हम एक खेत में हर साल एक ही बोते चले जाए, एक मतलब गन्ना बोते चले जाए, तो खेत बंजर हो जाता है। इस वजह से क्या किया जाता है कि एक टर्म तो उसके ऊपर एक बो जाती है, उसके बाद अगले टर्म उसके ऊपर गेहूं बो लेते हैं, या अगले टर्म उसके ऊपर धान बो लेते हैं, मतलब चावल बो लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉप रोटेशन का सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो शायद आप समझ पाए होंगे, जैसे बहुत कॉमन होता है इसके अंदर, जो नॉर्मल विलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब अभी चला आपको पता चला, आप जितने भी गांव वाले हैं आप सभी को पता होगा, अब आपके यहाँ गेहूं बोए होंगे, गेहूं कट जाएंगे आपके मई के आसपास गेहूं कट जाएंगे, और जैसे ही मई के आसपास गेहूं कटेंगे, एक महीने का गैप देके फिर धान बुझाएंगे, और धान पे बुझाएंगे फिर वो कट जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में फिर से गेहूं बुझाएंगे। तो ये क्रॉप रोटेशन, दिस इज क्रॉप रोटेशन। स्टार्ट कब किया गया था? सब वो एमबीटी के समय में पहली बार स्टार्ट किया गया था। दूसरी एक पॉइंट है, चाहो तो लिख लेना, इसी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोकने की कोशिश की गई थी, और वो असफल थी। लिख देता हूं, सती प्रथा को रोकने की असफल कोशिश, सती प्रथा को रोकने की असफल कोशिश, रोकने के प्रयास किए थे लेकिन वो असफल था, लेकिन फेल हो गया। इसने रोकने की कोशिश की थी सती प्रथा को रोकने, लेकिन वो नहीं रोका। सरसों बेटा, आप अगर सरसों बोते हो तो बेसिक सी बात है, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से आप सरसों बो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे पता है, ठीक है, चलिए क्लियर। देखिए सर बेटा, आपकी खेती आपने वो पछेती बोया होगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत कॉमन शब्द है, हरियाणा और वेस्ट यूपी का शब्द पछेती, क्योंकि मतलब आपने अपने गेहूं को बाद में, अपने धानों को बाद में बोया। ठीक है, चलिए, तो एमबीटी के प्रमुख कार्य आपने देखे, आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो, इसके अलावा इसके द्वारा कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से इसको आज भी जाना जाता है। वो था इसके 5 गलतियां जिसकी वजह से इसका जीवन बर्बाद हो गया, और इसको लोगों ने पागल राजा, मूर्ख राजा, घोंचू, पता नहीं क्या क्या कहा। ठीक है, तो इसके जीवन की 5 गलतियां जो है वो अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, इसके जीवन की 5 गलतियां मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के जीवन की 5 गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज दोबारा से बता रहा हूं, जो अब मैं यहां लिखूंगा वो समय के अनुसार क्रम से नहीं है। दोबारा लिख रहा हूं, समय के अनुसार क्रम से नहीं है, आपको याद करने के हिसाब के क्रम से बता रहा हूं। ये 5 मिस्टेक्स जो लिख रहा हूं ये याद करने का क्रम है, याद करने के क्रम से बता रहा हूं, ये याद करने के क्रम से है। दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिमेंबरिंग। ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द, माइक ऑन है क्या था? कोई बात नहीं। ठीक है, 5 मिस्टेक्स ऑफ एमबीटी हम देख लेते हैं। तो याद करने के क्रम से है, टाइम इसके अंदर नहीं है, टाइम को मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, लिखिए पहला इसमें लिखिए, इसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से पहली जो गलती इसकी मानी जाती है उसको क्या मानते हैं? खुरासान अभियान। पहली क्या है मेरे भाई? वो है आपकी खुरासान अभियान, खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे खुरासान एक्सपीडिशन, खुरासान एक्सपीडिशन, जो बेसिकली मध्य एशिया में, ये एक जगह है जो बेसिकली मध्य एशिया में, मध्य एशिया, मध्य एशिया का मतलब दिस इज अ प्लेस एस्टैब्लिश्ड इन मिडिल एशिया, मिडिल एशिया यानी अफगानिस्तान के आगे लगभग ईरान के आसपास वाले एरिया में, ईरान है, इजिप्ट है, ठीक है, इसके आसपास वाला जो एरिया है वो मिडिल एशिया है। ठीक है, होता क्या है, खुरासान आज से पहले कभी नहीं लूटा था, कभी भी उसको लूटी नहीं होती। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, अब होता ये है कि लोग सोचते हैं कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है क्यों ना खुरासान को लूट लूं, क्योंकि खुरासान लूटे पैसा बहुत मिलेगा, आज से पहले वो लुटाई नहीं है। इसकी बात सही थी। अब खुद सोचो, ये किसी ऐसी जगह को लूटने की बात कर रहा है जो आज से पहले लुटाई नहीं है, वहां पे कोई प्रमुख शासक भी नहीं है। ठीक है, मुल्क कोई प्रमुख शासक ही नहीं है, नहीं कोई प्रमुख शासक को रोक पाए। तो ये कहता है कि अच्छा ये अपन चलते हैं सीधा खुरासान, अपन मध्य एशिया चलते हैं। लेकिन जैसे ही मध्य एशिया जाने के बाद अपने सैनिकों से कहते हैं तो उसके सैनिक मना कर देते हैं, सॉरी सर वी कैन नॉट गो देयर, हम नहीं जा सकते जी वहां पे। क्यों नहीं जा सकते? अरे बहुत दूर है सर यार, तो मध्य एशिया की बात कर रहे हो यार, 6 महीने पहुंचने में लगेंगे, 6 महीने आने में लगेंगे, हमारी फैमिली जो आज हमारे बच्चे हैं वो कल हमारे अंकल बन जाएंगे, दिस इज नॉट फेयर सर। ठीक है, तो इसी सैनिक जाने से मना कर देते हैं। अच्छा, इसके सैनिक जाने से मना कर देते हैं तो ये अपने सैनिकों के लिए गिफ्ट देता है, ये अपने सैनिकों को गिफ्ट देता है। गिफ्ट में क्या देता है? ये 1 साल की सैलरी सबको पहले दे देता है कि आप 1 साल की सैलरी पहले ले लो। ठीक है, ये 1 साल की एडवांस सैलरी दे देता है, 1 ईयर एडवांस सैलरी। लेकिन जो इसके सैनिक थे वो मक्कार थे, सैलरी भी ले ली, काम भी नहीं करा। ठीक है, तो इसके सैनिक मक्कार थे, सैलरी भी ले ली और काम भी नहीं करा, मक्कार थे, एक नंबर के मक्कार थे। तो एक बात बताओ, जब लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा तो उस पैसे को खर्च करेंगे तो मार्केट में कमी आएगी। पैसे की इकोनॉमिक्स में चैप्टर होता है कि जब मार्केट के अंदर मनी की अधिकता हो जाती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, जब मार्केट के अंदर मनी की अधिकता हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। जिनके पास पैसा होता है उन्हें से दिक्कत नहीं आती, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको दिक्कत हो जाती है। सेम चीज हुआ, जैसे इसने 1 ईयर की एडवांस सैलरी लोगों के बीच में बांटी, उन्होंने मार्केट के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, और महंगाई को रोकने के लिए अब इसको कोई स्टेप उठाना था। तो इसने क्या काम करा? इसने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, इसने नोटबंदी कर दी, पुराने जितने भी सिक्के चल रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया क्योंकि वो चांदी के बने हुए थे, प्लस उनको जब्त कर लिया, और इसने टोकन करेंसी जारी की, टोकन करेंसी जारी की, टोकन करेंसी जारी की, टोकन करेंसी जारी की, इशू टोकन करेंसी, इशू टोकन करेंसी, टोकन करेंसी। लेकिन जो इसने टोकन करेंसी जारी की थी वो कॉपर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? कॉपर की बनी हुई थी। टोकन करेंसी किसकी बनी थी? कॉपर की। कुछ खास कहते हैं कि वो चमड़े की बनी हुई थी, चाहो तो चमड़ा लिख सकते हो और चाहे जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से वो कॉपर ठीक है। ठीक है, कॉपर की बनी हुई थी वो करेंसी। अब जो टोकन करेंसी के द्वारा कॉपर, लोगों के पास पहले से कॉपर था, लोगों के पास पहले से कॉपर था, तो लोगों ने काउंटर फिटिंग शुरू कर दी। इसके कॉपर के बने होने की वजह से लोगों ने काउंटर फिटिंग शुरू कर दी। काउंटर फिटिंग का मतलब क्या होता है? लोगों ने नकली नोट छापने शुरू कर दिया अपने कॉपर से, तो लोगों ने नकली नोट छापे, नकली नोट छापे, नकली सिक्के बनाए। मतलब एक बात बताओ, इसका कौन सा प्लान गलत था मुझे ये बताओ। ये प्लान था, ये सही था। दूसरा प्लान ये था, ये सोच रहा था कि यार जो पैसा खर्च हुआ है वो लोगों से छीन लेता हूं मैं, और इनको क्या करता हूं, सीधा सीधा नकली सिक्के बना देता हूं। अब भैया मामला बेकार हो गया, तो लोगों ने नकली सिक्के बनाए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और ज्यादा अनस्टेबलाइजेशन आ गया, मार्केट और ज्यादा खराब हो गया। मार्केट क्या हुआ? तो मार्केट और ज्यादा जो है खराब हो जाता है। मार्केट और ज्यादा खराब होने की वजह से ये क्या करता है? टैक्स बढ़ा देता है, टैक्स बढ़ा दिया। इसने 2 और क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, 2 और क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया।
टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को 50% बढ़ाया, 50% बढ़ाया। अब जैसे ही 2 ऑफ टैक्स में 50% टैक्स बढ़ाता है, दो क्षेत्र है कहां पे, देख लो, जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया है, गंगा यमुना के बीच का एरिया, गंगा यमुना के बीच का एरिया, ये बीच का क्षेत्र, ठीक है, जो हमारा वाला एरिया जहां पे मैं जहां से मैं हूं, ये हमारा अपना दुआ वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, मतलब वेस्टर्न यूपी हरियाणा के आसपास, दिल्ली के आसपास जो भी रीजन है, वहां पे इसने टैक्सेशन बढ़ा दिया कि यहाँ पे जितने भी किसान रहेंगे वो 50% टैक्स देंगे, यहाँ के जो किसान है वो टैक्स बढ़ा देंगे, किसानों का टैक्स इसने 50% बढ़ा दिया, प्लस 50%। जैसे किसान को टैक्स 50% बढ़ा, किसान की बुद्धि दिल्ली, किसान होती है पागल है यार, पहले तो हम ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसलिए ये और बढ़ा दिया, तो इस वजह से दिमाग खराब लोगों का। लेकिन साथ इसके भगवान भी नहीं था, भगवान ने भी पूरे मजे लेने थे। भगवान जी ने क्या काम करा कि जैसे दुआ में ये टैक्स बढ़ा 50%, अभी अकाल पड़ गया, अभी क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोगों की जो खेती हो पा रही थी अकाल पड़ गया, ठीक है, देयर फेमाइन हिट दैट, फेमाइन हिट दैट। दुआ को आप याद रखना, इसको दुआ भी बोलेंगे, दुआ एरिया, टैक्स इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, फेमाइन की वजह से ये जो प्लान था ये भी फ्लॉप हो गया, फेमाइन पड़ने की वजह से ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लगता है कि यार अब ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा, उस चीज से उबरने के लिए इसने क्या काम किया, इसने अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को डील की, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, कहां ले गया अपनी राजधानी को, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद कहां से, दौलताबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दौलताबाद, देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में, अपनी राजधानी महाराष्ट्र ले गया, ठीक है। इसमें इसका बहुत सारा खर्चा हुआ, राजधानी बदलने का खर्चा तो हो गया, खर्चा बहुत सारा खर्चा हुआ। अच्छा, इसकी जब बहुत सारा खर्चा हुआ तो फिर बाद में जाके सोचता है यार ये तो गलत है, क्योंकि दिल्ली की जिसको एक बार हवा लग जाती है ना, दिल्ली की हवा बहुत खराब है, एक बार जिसको लग गई समझो लग गई, अब इसको दिल्ली की हवा लग चुकी थी, तो इसको महाराष्ट्र कैसे पसंद आता था। दिल्ली के अंदर जो वातावरण होता है, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी पड़ रही है, और वहां गर्मी को फर्क नहीं पड़ रहा था, सब कुछ एक जैसा था, तो इसके दिमाग में फिर से बिल्कुल आया कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अब मैं दोबारा चाहूंगा, और इसने अपनी कैपिटल को रीशिफ्ट कर दिया। ये प्लान भी फ्लॉप हो, और फ्लॉप पे क्या हुआ कि इसने कहा चलो मैं रीशिफ्ट करता हूं, रीशिफ्ट करता हूं। अब जितना भी पैसा था यार बहुत सारा पैसा ही पहले खर्च कर चुका था, रीशिफ्ट में से और पैसा चला गया, तो अब इसके जीवन में इसको मिलता है एक अंतिम मौका, ये सोचता है यार चलो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देता हूं, ठीक है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देता हूं, ठीक है। अब जब लोगों ने सोचा कि इसके लिए कुछ अच्छा कर देता हूं, तो ये कराची अभियान की शुरुआत करता है। किस अभियान की, कराची अभियान की, ये आता है दिल्ली को कहता है कि चलो कराची करते हैं, कराची अभियान की शुरुआत करता है। कराची कहां पे है, तो ये हिमालय पर है, ठीक है, हिमालय पर है, हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड और जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पास हिमालय क्षेत्र पर है, हिमालय एरिया के अंदर कराची क्षेत्र। कराची अभियान पे लूट मचाने के लिए जा रहा था, कराची एक्सपीडिशन पे लोगों ने वहां जाने से इसलिए मना किया था, ठीक है, खुरासान अभियान पर लोगों ने जाने से इसलिए मना किया था कि खुरासान बहुत ज्यादा गर्म है, और कराची पे जाने से इसलिए मना कर दिया कि बहुत ज्यादा ठंडा है, तो लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे, इसकी सेना रिमूव कर ली, और ये प्लान भी पूरी तरीके से आखिरकार फ्लॉप हो गया। तो ये इसके जीवन के कुछ ऐसे प्लान थे जो फ्लॉप हुए, सारे प्लान फ्लॉप थे, और इसके फ्लॉप होने के साथ इसको बहुत बुरा लगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे ईएस की बात, ये पहले ये नोट कर, फिर बताऊं, पहले नोट कर, काम से नोट कर। ठीक है, सो दौलताबाद हमारे गांव के बगल में, अब महाराष्ट्र से हो गया सुनो। अच्छा, अब ये वाला जो क्रम था बेटा वो याद करने के लिए था, अब हो जाएगा स्टोरी की तरह, क्योंकि मैंने आपको एक क्रम में बांध के सिखाया है, ठीक है। फ्लॉप क्या है, फ्लॉप नहीं पता है, फ्लॉप का मतलब फेल हो गया, फ्लॉप का मतलब पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, फेल हो गया, ठीक है, एक्जेक्टली दिस वाज द फीलिंग वर्ड, फेल, ठीक है, फेल थे 4-5 लाख। अच्छा, अब जो जीडी का एग्जाम है आपका फर्क नहीं पड़ता, अब जीडी का एग्जाम में इतना याद भी काम चलेगा, एमटीएस का एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता, इतना काम चलेगा, सीएचएस का एग्जाम में बहुत है इसके लिए इतना, सीजीएल का एग्जाम में प्री के लिए बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेंस के अंदर आपसे ईयर पूछ ली जाती है कि ये किस ईयर में हुआ था, ईयर अगर आपसे पूछ ली जाती है तब वहां आपके लिए दिक्कत बन जाती है। ईयर अगर आपसे सीजीएल मेंस वगैरह में पूछ ली तो लिख लो, ठीक है, सीजीएल मेंस वगैरह में पूछ ली तो लिख लो। खुरासान बेसिकली हुआ था 1332-33 खुरासान 32-33 में हुआ था, खुरासान 1332-33 में हुआ था खुरासान। कराची ये 1333 में हुआ था, ये 1333 में हुआ था, 1333 में कराची। राजधानी का परिवर्तन ये 1327 में। याद करने का काम वही है, ये सिर्फ लिखने के लिए, दैट्स जस्ट फॉर योर्स, ओके, चलिए नोट करो, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। इसका शासनकाल इस तरीके से चला, इसने अपने शासनकाल में जो जो चीजें की मैंने आपको बताई, लेकिन अब इसका होता है, इसका दमन शुरू होता है, अब डिक्लाइन हो जाएगा इसका, डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट पेज पे, डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक देख लीजिए। सर आई एम फ्रॉम मीरठ, मानसी का कहना, मानती नहीं थे यार ये, मैंने इनको बहुत समझाया। चलिए दिल्ली पुलिस के लिए ईयर्स, रेयर चांसेस है कि ईयर्स पूछे जाए, पेपर का लेवल हार्ड चल रहा है, हो सकता है पूछ लिया, ठीक है, चलिए नोट हो जाएगा, नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर चीजें आप नोट हो जाती हैं, लिख लीजिए डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का दमन। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह हुए, विद्रोह, ठीक है, चलिए विद्रोह हुए। विद्रोह का मतलब समझते हो बेटा, विद्रोही, विद्रोह का मतलब तो शायद आप समझते होंगे कि विद्रोह क्या होता है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है विद्रोह का मतलब आपको सही प्रकार से समझ में आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो भाई समझा करो, नहीं आता है तो समझा करो। विद्रोह का मतलब होता है इसके खिलाफ चीजों का अलग अलग मतलब लोग इसके खिलाफ मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताओ, नॉर्थ इंडिया में लगभग 27 विद्रोह हुए थे, 27 ऐसे विद्रोह हुए जो इसके खिलाफ हुए, विद्रोह हुए जो इसके खिलाफ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया, इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया, मतलब इन विद्रोह से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल कॉन्क्यूर्ड, इसकी जिंदगी युद्धों में निकल गई, ये 27 के 27 बैटल्स लड़े और वो जीत गया, ठीक है। विद्रोह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेबेलियन बोलते हैं बेटा, रेबेलियन, ठीक है, रेबेलियन बोलते हैं। साउथ इंडिया में कितने होते हैं, साउथ इंडिया में 7 में, साउथ इंडिया दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में आपको 7 रेबेलियन देखने को मिलेंगे, 7 में से 5 विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसी साउथ इंडिया में 2 विद्रोह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा यूनिट है हमारी किताब में, इसको पढ़ाने के लिए पूरी यूनिट लगती है, और वो 2 विद्रोह आपके कौन-कौन से हैं बेटा, 2 विद्रोह आपके ये हैं, एक तो हुआ था 1336 में विजयनगर विद्रोह, विजयनगर विद्रोह, और विजयनगर विद्रोह के साथ ही विजयनगर की स्थापना हुई, और 1347 में आपका बहमनी विद्रोह, इससे बहमनी की स्थापना। तो इन साम्राज्य को बनना ये आपको देखने को मिला, यूनिट जो है तीसरा नंबर यूनिट बेटा वो यही है। आगे बढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा है, क्लियर है जी। अच्छा, फिर इसकी डेथ कैसे होती है, इसकी डेथ की और देख लेते हैं, डेथ और देख लेते हैं। तो डेथ बात है 1351 की, 1351 की बात है, अपने लोगों को खुश करने के लिए ठट्टा में गया हुआ था, ठट्टा, ठीक है, ठट्टा गया हुआ था। ठट्टा कहां पे है, ठट्टा सिंध के अंदर है, ठट्टा सिंध के अंदर है, सिंध की जगह है जो बेसिकली आपने सबसे शुरुआत में देखी थी जहां दाहिर शासन किया करता था, वर्तमान में बता, लेकिन तब की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ठट्टा में गया हुआ था अपने अभियान पर सिंध में, ठीक है, ठट्टा सिंध में गया हुआ था। तो वहां जाके जब ये वहां पहुंचा तो वहां इसको बुखार हो जाता, फीवर हो जाता है,
का फीवर हो जाता है, लेकिन फीवर होने के बावजूद भी युद्ध को नहीं रोकता, जिस वजह से थकान की वजह से इसकी बीमारी सही नहीं हो पाती और 1351 में ही डेथ हो जाती है। और डेथ कहां होती है? ठट्टा सिंध में, ठट्टा यानी सिंध जगह। इसी के बाद इस अभियान पर, ठीक है, ठट्टा अभियान पर इसके साथ इसका भाई गया हुआ था। ठट्टा अभियान पर इसका चचेरा भाई भी था। इसका चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, इसका चचेरा भाई भी इसके साथ गया हुआ था, चचेरा भाई। तो चचेरे भाई को जितने भी अमीर लोग थे वहां पे, वो अमीर लोग मिलकर राजा बना देते हैं। और इसके चचेरे भाई का नाम क्या था सर? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और अगला राजा आपको कौन देखने को मिलता है? फिरोज शाह तुगलक बिकेम द नेक्स्ट रुलर। फिरोज शाह तुगलक आपको अगला राजा देखने को मिलता है। इसका शासनकाल शुरू होता है 1351 से और रहता है 88 तक। नेक्स्ट किंग इज फिरोज शाह तुगलक। नोट कर लिया हो तो बताओ। एमटीएस का लेवल कैसे रहता है? एमटीएस का लेवल नॉर्मल रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता। कभी-कभी एमटीएस में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं। आप मान के चलो यार, आज की डेट में ना जीएस का कोई धर्म नहीं है। किस्मत अच्छी है तो आसान पेपर आ रहा है, किस्मत तुम्हारी दैट स्टडी लाइक दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी अगेन। ठीक है, आप आज हैं इस अवस्था की मैं बहुत कदर करता हूं। ये वो समय है जो आप किसी भी फील्ड में लगाएंगे तो उसमें आपको आउटपुट मिलेगा। आपसे 10 साल बाद अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये वाले राजी हो गया? चलिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, ओके, बट इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द सी, चलो राजा कह रहा था थोड़ा साइड हो जाओ राजा बेटे, चलो नोट करो। तो फिरोज और मोहम्मद इतना कंफ्यूज कर रहे हैं सर, कौन किसका बेटा है? देखो, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जौना खान। वास्तविकता में उसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम इतिहास में देखने को नहीं मिलता, और उसका बेटा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। कहने का मतलब है ये ठट्टा अभियान पर इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक इसके साथ था जो अगला था। नेहा, आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं देते, आपकी बात क्या है बताइए। सर मैं जाट रेजिमेंट वाली से हूं, क्या बात है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रूलर लिखिए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट रूलर है भाई आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है आपका। फिरोज शाह तुगलक के बारे में चीजों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए सर इस बैच से हो जाएगा क्या? बेटा मैं महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करके तो आया नहीं कि जो मैं लिख दूंगा वो आपके एग्जाम में आएगा। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास कर सकता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आखिरकार प्रयास ही सफलता का रास्ता दिखाता है। मैं लिख के नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से मेहनत होगी तो जरूर होगा। ठीक है, मैं झूठी दिलासे नहीं दे सकता कि अगर एग्जाम में नंबर ना आए तो मेरा ये करना नहीं। भाई मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं। यू शुड आल्सो हैव टू बी हैव पेशेंस और पढ़ना है आपको ध्यान से। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सर ये राजा बनता है तो सबसे पहली बात सर इसका शासनकाल कितना है? सबसे पहली बात इसका शासनकाल कितना है? शासनकाल राज्याभिषेक, इसका कोरोनेशन, कोरोनेशन राज्याभिषेक है, इसका कोरोनेशन है वो कहां पे हुआ? दो स्थानों पर हुआ है। तो पहले ठट्टा में हुआ था, ठट्टा सिंध में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ था। तो दोनों जगह इसका कोरोनेशन हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है जी। उसके बाद इसका दिल्ली में कोरोनेशन हुआ था। इसका शासनकाल बेसिकली जाना जाता है कि अमीर वर्ग को खुश करने के लिए, अमीर वर्ग तथा ऐसा कहा जाता है अमीर वर्ग तथा इस्लाम धार्मिक भावनाओं को खुश करने के लिए इसने शासन किया। भावनाओं को खुश करने के लिए इसने शासन किया, करने के लिए इसने शासन किया, इसके द्वारा शासन किया। ठीक है, चलिए ये याद है। ठीक है, चलिए अमीर वर्ग इस्लाम धार्मिक भावनाओं को खुश करने के लिए शासन इसके द्वारा किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समय में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में जो गुलाम थे वो सर्वाधिक थे, गुलाम थे सर्वाधिक थे। ठीक है, मैक्सिमम स्लेव्स इसके समय में आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम स्लेव्स। और इन मैक्सिमम स्लेव्स के अंदर भी आपको मैक्सिमम हिंदू देखने को मिलते हैं। इन मैक्सिमम स्लेव्स के अंदर भी आपको मैक्सिमम हिंदू देखने को मिलते हैं, हिंदूज आपको देखने को मिलते हैं। अधिकतर हिंदू आपको इसके शासनकाल में गुलाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो समय हो चुका है आपका। ठीक है, इससे आगे की जितनी भी कहानी होगी उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। और आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। भाई सबसे पहले ना जीवन में खुश भी रहना सीखो। ठीक है, वो चीज भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी। मेरी बात एक बार को कड़ी लग सकती है लेकिन सच्चाई। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सावधान रहिए, सोचते रहिए, नोट्स वगैरह की प्रिपरेशन कराई जा रही है हमारी तरफ से। टेंशन मत लो, कहा है तो होगा। पेशेंस रखिए, सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। ठीक है।